माय नेम इज जुबैर खान। सो थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं बेटा कि आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2011। तो मैं अटेम्प्ट जो था उसमें मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना 2011 में। ओके, सो मई 2011 में मैं सीए बना। ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीए मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि टीचिंग करूंगा। आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम पुणे। मेरा सारा एजुकेशन पुणे से हुआ है। मैं आर्टिकलशिप भी पुणे में किया हूँ। एट द टाइम ऑफ आर्टिकलशिप मैं एट द टाइम ऑफ सीए जब करता आर्टिकलशिप जो होती है, तो आर्टिकलशिप मैंने जो फर्म से किया, तो जनरली जो क्लाइंट्स थे, थोड़े से नाम लेता हूँ आपसे, एक टाइसन ग्रुप्स एक है, और मैंने जब ऑडिट किया इन्फोसिस का किया हूँ, थर्मेक्स का किया हूँ, एक फोर्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड एनएमसी कंपनी है उसका किया। तो सारा आर्टिकलशिप पीरियड जो था पुणे में ही रहा बेटा। और वो आर्टिकलशिप पीरियड के वक्त जनरली आप लोग को अभी इतना आइडिया नहीं आएगा, तो व्हेन यू विल, आप जब इंटर पास करोगे, जब ऑडिट पढ़ोगे, देन यू विल कम टू नो कि ऑडिट की भी अलग अलग एरिया होते हैं। जैसे उस दिन मैं कह रहा था ना, फेलिसिटेशन के दिन, ऑडिट की भी अलग एरिया होते हैं। तो जनरली मेरा आर्टिकलशिप के वक्त जो मेरा बैकग्राउंड था, तो वो मेरा आर्टिकलशिप इंटरनल ऑडिट में किया। अब इंटरनल ऑडिट आई डोंट थिंक अभी आपको इस स्टेज पे पता होगा, एक एरिया रहता है इंटरनल ऑडिट, उसी में ही सारा मेरा आर्टिकलशिप रहा और अलग अलग कंपनीज में ऑडिट करते गया। आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 2011। कभी सोचा नहीं था कि टीचिंग करूंगा। एंड देन आई डायरेक्टली स्विच टू दुबई। फिर दुबई चले गया था, वहाँ पे जॉब किया। फिर पता नहीं ऐसा कुछ हुआ, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इंडिया में कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड करता हूँ। मैं ज़्यादा दिन नहीं रहा, मैं 6 महीने ही रहा बस। कम बैक टू इंडिया एंड स्टार्टेड डूइंग। फिर मैंने जॉब किया, पुणे में जॉब किया था, ऑडिट मैनेजर कोई सीए फर्म में जॉब करता था, और वो सबसे ओल्डेस्ट फर्म है, एंड इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस रजिस्टर्ड है वो फर्म। तो वहाँ पे आर्टिकलशिप करा सॉरी, ऑडिट मैनेजर जॉब किया। और फिर कुछ दिन में मेरे को लगा कि मेरे को जॉब नहीं करना है, मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा। एंड देन 2012 आई स्टार्टेड प्रैक्टिस इन नागपुर। और उसके साथ साथ शुरू में मैंने टीचिंग शुरू किया। और शुरुआत में जब मेरी टीचिंग शुरू हुई, तो मैंने इसलिए टीचिंग शुरू किया था क्योंकि आप व्हेन यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू गो फॉर प्रैक्टिस और आपका कोई बैकअप नहीं है ना, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, अगर कोई सीए, मैं मेरी फैमिली में पहला सी हूँ, तो फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको बस स्ट्रगल करना पड़ता है ग्राउंड प्रैक्टिस में। अगर आपके फादर सी है तो आपको कुछ नहीं, आपको जाके से बैठना रहता है वहां पे। सो फिर फॉर द सर्वाइवल आई स्टार्टेड टीचिंग जस्ट टू सर्वाइव शुरुआत में। लेकिन फिर टीचिंग डे बाय डे ऐसा होगा कि प्रैक्टिस में अभी नहीं के बराबर करता हूँ, मैक्सिमम टीचिंग ही करता हूँ। फिर 2012 से बेटा टीचिंग किया मैंने टीचिंग पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दो, जल्दी खत्म करूँगा, डोंट वरी। फिर 11-12 पढ़ाता था पहले, फिर 11-12 को छोड़ा। सीपीटी भी पढ़ाता था, पहले सीपीटी बोलते थे आप फाउंडेशन को, सीपीटी पढ़ाता था, फिर सीपीटी भी मैंने छोड़ दिया। आई वांट टू फोकस ऑन इंटर एंड एट फाइनल लेवल ओनली। और उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि बहुत लोग बोले कि चलो कुछ और कोर्सेज कर ले, सीए कर ले। तो जब आप लोग सीए के बाद मतलब कुछ और कोर्सेज कर लो, सो जब आप लोग भी देखेंगे आगे बेटा, हम लोग पढ़ेंगे, आप इंटर पे आपको इतना मजा आएगा जब अपन वो चीज़ों पे आएंगे, सब बहुत एडवांस होती है चीज़ें। दे कॉल इट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको अभी नहीं पता होगा, शायद कभी वर्ड सुनेंगे हमने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत टेक्निकल होता है। तो बड़े बच्चे डरा करते थे, एक मिनट मैं इसको साइलेंट कर देता तो बार बार परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत टेक्निकल होता था, तो मुझको ऐसा लगता था कि या तो फिर मैं CWA कर लूँ या तो फिर मैं CS कर लूँ, लेकिन वो मेरा एरिया नहीं था, क्योंकि मैं उस एरिया में टीचिंग ही नहीं करता हूँ। मैं अगर आज CS करूँ तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है वो, लेकिन CS करके मुझे क्या बेनिफिट होता था टीचिंग में, वो मुझे नहीं लगा। तो फिर देन आई डिसाइडेड कि मैं अपने आप को अपडेट करूँ, उसी फील्ड में अपडेट करूँ जिस फील्ड में मैं टीचिंग करता हूँ। तो जस्ट मैंने गूगल किया कि कौन सी चीज़ बहुत स्ट्रांग होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत टेक्निकल होता है। नाउ यू कैन इमेजिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS स्टैंड फॉर, IFRS दिख रहा है आपको बेटा, IFRS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इट्स IAS भी कहते हैं इसको, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तब जब आप इमेजिन कर सकते, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने डिफिकल्ट कहा जाता है, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने डिफिकल्ट होते होंगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि देन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। सबसे एक ACC इंस्टीट्यूट है UK का, वो सबसे अच्छा उनका होता है। फिर वो कोर्स मैंने किया, आई थिंक 2000 IFRS का मैंने किया हूँ 2016, जब मेरे को ख्याल आ रहा है 16 था शायद, 2016 में किया मैंने। और टू बी ऑनेस्ट, आज भी अगर एग्जाम में दूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि एंजाइटी नहीं होती, सबको होती है, आपको भी होती है। अगर लोग बोले अरे बीकॉम तो ऐसे ही है, मतलब वो तो CA करो तो बीकॉम तो हो ही जाता है साथ में, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा बीकॉम का पेपर देने भी जाऊँगा ना, थोड़ा सा अंदर से एक फील आता है। तो मैंने IFRS से एग्जाम दिया
और मैंने मेरी वाइफ को बोला कि देखो ये मेरी लास्ट एग्जाम थी, मतलब मेरे को नहीं देना चाहता था मैं उसके बाद कोई भी। फिर मेरा चला यार IFRS भी होगा, फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी एग्जाम क्लियर पहले स्ट्रोक में हो गई थी वो। फिर मैंने एक आपको AS के वक्त अपन बात करेंगे बहुत सी सारी चीज़ों के बारे में। एक और चीज़ होती है बेटा, उसको कहते हैं IND AS। अभी आपको नहीं समझेंगे, IND AS होता है दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दैट ऑल्सो रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिलेटेड टू अकाउंट्स ओनली। तो वो इंडिया का ही है सिर्फ, वो कंडक्ट करती हमारी CA इंस्टीट्यूट ओनली फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब यू कैन नॉट अपीयर इट फॉर इट, वंस यू बिकम ए CA देन यू विल अपीयर फॉर इट। तो फिर वो मैंने बोला चलो यार ये भी मेरे से रिलेटेड है, तो फिर मैं IND AS मैंने किया 2017 में। इसकी एक अलग हिस्ट्री को भी बात करेंगे अपन। तो उसके बाद ये 3 चीजें किया मैंने, और अभी मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन मतलब कोर्स के बारे में आपको बाय द टाइम मैं आपको बताऊंगा। करंटली आई एम डूइंग वन मोर इंटरनेशनल डिग्री, मतलब अभी मैं एट प्रेजेंट वो पढ़ रहा हूँ अभी मैं, वंस आई विल क्लियर इट तो फिर आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो टीचिंग का ये था बेटा कि जो अपने आप को उसी में अपडेट करते गया जो मेरे फील्ड का है, जो मेरे को अकाउंट्स में हेल्प करेगा, तो इस चीज़ में अपने आप को अपडेट कर दिया। रही बात एक्सपीरियंस की, तो सर से तो मैं एसोसिएट यहीं हो ही मिडकरी रिसर्च कैप्स में। एट द सेम टाइम आई वेरी फ्रिक्वेंटली ट्रेवल टू केरला, लेकिन कोविड के बाद से अभी थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम है तो अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा था। तो इन केरला मैंने टीचिंग बहुत जगह किया हूँ, मतलब वहाँ पे मैं आपको शहर के नाम गिनाता हूँ। एक तिरूर करके छोटा सा शहर है, वहाँ से शुरू किया था। देन आई गेट द चांस एट त्रिशूर करके एक सिटी बहुत फेमस, एक कन्नूर करके, कन्नूर एकदम ऐसा समुंदर से लगी हुई सिटी है वो, कन्नूर में पढ़ाया। देन कैलिकट में पढ़ाया मैंने और कोची में पढ़ा है। सो केरला में बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता। दिस इज द एक्सपीरियंस। सेंट्रल इंडिया मैं यहाँ पे एसोसिएट हूँ, इन साउथ दूसरी सिटीज़ में डिपेंड जाते रहता हूँ। दिस इज अबाउट मी। तो आर्टिकलशिप बिकेम CA in 2011, फिर IFRS, IND AS एंड दिस टीचिंग प्रोफेशन। एट द सेम टाइम एक CA फॉर्म है मेरे नाम पे रजिस्टर, दैट इज द प्रैक्टिस बहुत ही जो नॉमिनल करता हूँ। ओके, दिस इज अबाउट मी। अब उसके बाद बेटा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ। इंटर लेवल पे आपको 2 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, दैट इज ग्रुप 1 अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 पेपर नंबर 5 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग। ओके, अब आप CA फाइनल में देखोगे, अकाउंट को क्या कहते हैं, IFR के नाम से बोला, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन आपको दिख रहा होगा बट एक ऑप्शनल पेपर आप लोग कर रहे थे पेपर 6 में, उसमें दिख रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड दिख रहा है आपको। अच्छा, मैं ग्लोबल के बदले में यहाँ पे इंटरनेशनल कर लूं तो आप पढ़ो इसको। हाँ, बस वही है वो। ठीक है, तो दैट इज IFRS का आपको एक CA फाइनल में भी एक अभी मतलब वो ऑप्शन रहता है, आप दूसरा सब्जेक्ट भी चूज करो तो उसमें से एक ये भी रहता है। ओके, अब आपके सिलेबस पे हम लोग आते हैं कि आपका सिलेबस बेसिकली किस तरीके से बटा हुआ है। अब अच्छे से चीज को समझना बेटा, CA इंटर लेवल पे आपके ग्रुप 1 का जो पेपर है बेसिकली 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। ठीक है, अब मैं कैसे कैटेगरी में बटा हुआ है वो कि आपका पहला स्पेशल ट्रांजेक्शन स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग, इस सेक्शन में आप लोगों के 6 चैप्टर रहेंगे। कितने चैप्टर रहेंगे बेटा, 6 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, इसमें आपके 6 चैप्टर है। कंपनीज अकाउंट आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़े, कंपनीज अकाउंट कुछ वो इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, ये सब पढ़े होंगे। ओके, इस पे कितना है आपका 6, और उसके बाद अराउंड आपके मान के चले कि 10 चैप्टर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कम है थोड़े से, 8-9 होंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन मिला के 10 चैप्टर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो टोटल कितने चैप्टर पढ़ना है आपको, 22 चैप्टर पढ़ना है। तो बुक रखिए ना, उसमें 22 चैप्टर है। ठीक है, तो टोटल आप लोग 22 चैप्टर्स पढ़ेंगे बेटा। अब मेरी बात अच्छे से समझना, ये जो पहला सेक्शन है, जो 6 चैप्टर यहां पे पढ़ना हम लोग को, इसमें हमको सबसे ज्यादा समय लगता है। सबसे ज्यादा समय हमको कहां लगेगा, इस सेक्शन में। 3.5 महीने की बैच है तो 1.5 से 2 महीने यही चलेगा, इसको ख्याल रखना पड़ेगा। इसको मेरे को एग्जैक्ट 1 मंथ लगता है कंपनीज अकाउंट पढ़ाने, और इसको हम बहुत आराम से अच्छे से पढ़ेंगे तो भी 15 दिन लगते हैं। समझ में आया क्या क्या है बेटा आपका। तो मेजर अगर मतलब 50% टाइम इसको लगेगा, 50% मिला के दोनों को लगेगा हमको। तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे बेटा, यही पोर्शन से। ओके, अब इसमें आपको थोड़े से चैप्टर्स के, जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 चैप्टर आप लोग के हैं, तो ये सेक्शन 1 में आपको कहा ना बेटा स्पेशल ट्रांजेक्शन स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग, उसमें 6 चैप्टर आप लोग के हैं। तो ये कहीं से भी कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड नहीं रहेगा। यहां पे कहीं हम शेयर डिबेंचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही जब कंपनीज अकाउंट शुरू होगा बेटा, तो यहां सिर्फ मैं आपको शेयर्स डिबेंचर ही करते रहेंगे हम लोग 1 महीने तक के। ठीक है, अब ये 6 चैप्टर यहाँ पे, टोटल 12 चैप्टर्स। उसके बाद बेटा आखिरी एक चीज आती है आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये इसको घबराना मत, इसको बहुत वक्त नहीं लगता है, मतलब समझ लीजिए कुछ इजी रहते तो 1 दिन में हो जाते हैं,
लेकिन लेंदी रहे तो कभी 2 दिन 3 दिन भी चलता है। ऑल टुगेदर 15 से 20 दिन हम लोगों को इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे लगे। तो टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे बेटा हम लोग? 22 चैप्टर्स, ठीक है। अब आप लोगों को यस, ये जो बुक है, ये बुक में भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग बेटा, देन कंपनीज अकाउंट, थर्ड वन इज व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कि आप लोग पहले ये देख लो, जो बुक में ना इंस्टीट्यूट आपके बहुत जल्दी कुछ चेंजेस आते, तो आपको जो बुक अभी मिलेंगी, जो लेटेस्ट नोट्स इंस्टीट्यूट ने चेंज करी है, उसके अकॉर्डिंगली आपके नोट्स रहेंगे। ओके, सेकेंड, क्वेश्चन आर प्रोवाइडेड फॉर एवरी टॉपिक दैट विल बी सॉल्व इन द क्लास। मैं आपको बताऊं, आपकी जो ये बुक रहेंगी, हर चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड? 3। पहला क्या रहेगा बेटा? थ्योरी, भरपूर थ्योरी दी, पूरी कहानी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा, अनसॉल्व क्वेश्चन रहेंगे, जो कि कौन सॉल्व करेगा? मैं, मेरे साथ साथ आप क्लास में करोगे, और वो सारे क्वेश्चन, उसमें आगे आता हूं, हर तरह के क्वेश्चन में कवर रहेंगे। उसके बाद उसी चैप्टर में आपको दिया रहेगा प्रैक्टिस ड्रिल। क्या दिया रहेगा बेटा? तो डेली जैसे मैंने क्वेश्चन किया, आपको मैं बोलूंगा प्रैक्टिस ड्रिल का ये नंबर का क्वेश्चन होमवर्क है। जब आप दूसरे दिन आओगे तो प्रैक्टिस ड्रिल आपको करके आना रहेगा। समझ में आई चीज आपको बेटा? तो पहले हम लोग उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्या रहेगा आप लोगों का? क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको क्या दिए जाएंगे बेटा? प्रैक्टिस के लिए। तो कल आप आओगे, उसके पहले आपको क्या करना रहेगा? प्रैक्टिस ड्रिल का, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज ड्रिल, तो मैंने कह दिया। 4 पॉइंट इज द इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक पता है आपको क्या चीज होती है? इन्फोग्राफिक नहीं? अच्छा, ये दिस इज इन्फोग्राफिक, मतलब एक ऐसे ही आप समझेंगे नहीं अभी, मतलब एक फोटो मैंने मेरी नोट से ही डाली हुई है। या आपको हर चैप्टर के एंड में उस चैप्टर का इन्फोग्राफिक रहेगा, मतलब इट्स लाइक स्टोरी। अच्छा, ऐसा हुआ था, ये बंदा था, इसके पास 3 ऑप्शन थे, उसके पास गया। तो आप जब समझ यार, इन्फोग्राफ आपको अच्छी सी बुक पढ़ोगे ना, उसमें भी इन्फोग्राफिक दी रहती है। नॉर्मल बुक भी कोई पढ़ोगे तो आप, तो ये बंदा था, इसके पास 3 ऑप्शन थे, इसने ये सोचा, तो ये उसके पास गया। तो व्हेन यू विल रिवाइज इट, जब मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप जब यहाँ पे टेस्ट लूंगा या एग्जाम जाओ, जस्ट गो थ्रू द इन्फोग्राफिक, तो आपको पता चलेगा अच्छा चैप्टर में क्या बात की थी सर ने। समझ में आई चीज बेटा आपको? ओके, हर चैप्टर में दिया हुआ रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि डाउट आए तो कैसे पूछना सर आपसे, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, जब भी आपको डाउट आए, कि आप वो डाउट को मैं जब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप बिल्कुल मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने शायद ही, मैंने आज तक किसी को नहीं डांटा हूं, ठीक है, तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूंगा, जब भी पूछ सकते। लेकिन मेरा सजेशन है बेटा कि जब तक मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं होता, जब तक नहीं पूछना, क्योंकि हो सकता है जो आपके दिमाग में आ रहा है मैं थोड़ी देर में बोलूंगा ही वो चीज। तो एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं होगा, उसको सुनते रहना। उसके बाद भी लगा कि नहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो मेरे जैसे होते, क्योंकि जो क्लास में डाउट पूछने से बहुत डरते हैं बेटा। आप क्या करना, दूसरा ऑप्शन दे दो, क्लास के बाद मैं 5 मिनट बैठा रहूंगा यहाँ पे, आप मेरे पास आना, सर ये डाउट है मेरे से पूछ लेना, ठीक है। उतनी भी हिम्मत नहीं अगर आपसे, आजकल हो जाती, इतने भी नहीं डरते। अगर वो भी नहीं हुआ तो आप मेरे को एक पेपर पे डाउट लिखना, मैं नेक्स्ट डे आऊंगा यहाँ पे रख देना, मैं पढ़ दूंगा कि डाउट था, आपको पता भी नहीं चलेगा किसका डाउट था, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो रही हिम्मत, तो एक और ऑप्शन है, कभी कभी होता है बच्चे प्रैक्टिस ड्रिल का देता हूं मैं। तो प्रैक्टिस ड्रिल में कैसा होगा बेटा कि एक और चीज, जब आपको प्रैक्टिस ड्रिल के होमवर्क में दूंगा, तो ये आदत मत बनाना, कभी भी नहीं बनाना कोई भी सब्जेक्ट के लिए, कि कोई डाउट आए, टीचर्स तो अवेलेबल है, आपको फट से बोलो, आप आओगे मैं फट से जवाब दे दूंगा, आपका ये है बेटा। लेकिन आप एकदम से कभी भी कोई टीचर के पास फट से नहीं जाना प्रैक्टिस, क्यों? आप अपना दिमाग लगाना, क्या हुआ होगा, खुद ने सोचना, खुद ने सोचते जाना बेटा, और फिर आपका माइंड डेवलप होते जाता है। और फिर उसके बाद भी नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस ड्रिल में मैं मोबाइल नंबर भी आपको दूंगा, व्हाट्सएप में आप कर सकते हो, जब प्रैक्टिस ड्रिल करोगे इवनिंग में भी मैं आपको जवाब दे दूंगा क्या था। लेकिन ये बेहतर रहेगा कि आप दूसरे दिन पूछो, तो क्या मैं क्लास में बोलूंगा तो सारे बच्चों को चीज पता चले, ठीक है। अब रोड मैप आप अच्छे से समझ लो। आज कौन सी तारीख है बेटा? 15 फैब, ठीक है। अपन आज यहाँ पे खड़े हुए, अराउंड 3 मंथ एंड 3.5 मंथ के आसपास कुछ लगता है इसको खत्म करने, तो मैंने अंदाजन उसको 20 मई कंसीडर किया, अपना सिलेबस चलेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा अराउंड 1 हफ्ता 10 दिन आगे पीछे कुछ हो सकता है वो। उसके बाद अराउंड वहां पे ग्रुप 2 शुरू होगा, वो आपका 2.5 महीने, इससे थोड़ा सा छोटा होता है ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंटिंग 31 जुलाई तक सपोज चला, तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए कितने महीने, नवंबर में पेपर है फर्स्ट वीक में, कितना टाइम है आपके पास? 3 मंथ। मैं आपको बताता हूं मंत्र कि पास कैसे होना है। कहीं से भी सीए इंटरमीडिएट ऐसी चीज है ही नहीं बेटा कि आप वो चीज पढ़ो, आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे ना अभी थोड़ी देर में, आपको ऐसा नहीं होगा
कि यार मैं किधर आके बैठ गई, कौन सी बातें हो रही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कभी नहीं होगा आपका, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, कभी नहीं होगा। आपको ऐसा डाउट हो सकता है कभी, लेकिन ऐसा नहीं होगा किधर आ गया क्या आ गया। एक ही मंत्र है आपको सीए इंटर को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का, रेगुलर। आज जो पढ़ाए अपनी मतलब फाउंडेशन की खुशी को अब खत्म कर देना आपने कि पास हो गए, और बाहर आना। डेली आज जो पढ़ा है उसको उसी दिन पढ़ लो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। उस दिन जो बेटा सीए बने थे वो लोग बोल रहे थे जिस दिन होमवर्क मिले दूसरे दिन ये ना कहना कि सर नहीं करे होमवर्क करना ही। मैं भी बेटा आपको रोज बोलूंगा करे 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 करे, लेकिन आप इतना मैच्योर रहना चाहिए कि आपको एनी हाउ करके ही आना है बेटा। कुछ भी जैसे अपन होता है कि डिनर करके ही सोते ना, नहीं सोते नींद नहीं आती, तो बस वैसा होमवर्क करके ही सोना है आपको। ये आदत बना लो आप। और ऐसा नहीं मेरे सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अभी, चारों सब्जेक्ट का बेटा। अब होता क्या है, अपन फाउंडेशन की खुशी से बाहर नहीं निकलते और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स चलते हैं ना। शुरू में से लगता है ना हाँ ठीक है चलने, तो होमवर्क नहीं भी करते, कभी कभी बीच में सा एक आध ऑफ भी मार देते अपन। फिर क्या होता है बेटा, जब आप यहाँ पर आओगे, फर्स्ट ग्रुप खत्म होगा, फिर आप सोचोगे कि सर ग्रुप 2 पे आए, अब ग्रुप 2 करूँ कि नहीं करूँ। मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, ग्रुप अगर आपने यहाँ नहीं पढ़े हो ना, यहाँ फंस जाओगे तुम लोग। क्यों फंस जाओगे बेटा, आपने ये नहीं पढ़े हो, जब आपका ग्रुप 2 शुरू होगा तो आप ग्रुप 1 को हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ग्रुप 2 की पढ़ाई रहेंगी आपकी। तो क्या होता है, आपने ग्रुप 1 सीरियसली नहीं लिए, यहां पर ग्रुप 2 शुरू हो गया तो आप ग्रुप 2 पढ़ने लग गए, फिर यहां पे आपसे ग्रुप 1 रिवाइज ही नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़े ही नहीं इसको। समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा। आपने अगर यहाँ पे सीरियसली, ऐसा नहीं कि मेरे सब्जेक्ट का बोल रहा हूं, चारों सब्जेक्ट बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आपने यहाँ पे सीरियसली नहीं लिए बेटा, तो यहाँ पे अगर ग्रुप 2 कर भी लिया आपने, तो आप ग्रुप 2 पढ़ोगे। यहाँ इतने बिजी, यहाँ पे भी 4 सब्जेक्ट पढ़ना है ना आपको, तो आप ग्रुप 1 को हाथ नहीं लगा पाओगे, चाहकर भी नहीं लगा पाओगे बेटा। थोड़ा बहुत देख लिए कभी, क्योंकि इसी के आपको क्लासेस रहेंगी, वही पढ़ना रहेगा। फिर जब ये समय आता लगता है कोई जमाने में अपन ने ग्रुप 1 पढ़े थे, क्योंकि वक्त हो जाता है ना उसके बाद, और फिर यहाँ पर बेटा रिविजन नहीं होता। फिर बच्चे ये बोलते सर एक ग्रुप दूं कि बोथ ग्रुप दूं। फिर कुछ ऐसे भी बोलते सर ये अभी पढ़े, ये ताजा याद है, तो ग्रुप 2 देते, ग्रुप 1 को छोड़ देते, बाद में देते। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। बस बेटा इतनी चीज याद रखो, यहां से आज अपन शुरू करें, रोज का रोज पढ़ना है। आप पढ़ो, मैं आपको रूटीन भी बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। आज सपोज आपकी 4 साढ़े 4 बजे तक क्लास होती है, हाँ और ना होंगी, ठीक है। अब आप लोग कोई हॉस्टलाइट होंगे, कोई अपने घर जाओगे, जहां पर भी आप घर गए 5 बजे घर पहुंचे आपने एकदम से पढ़ने मत बैठना। शाम को अपने टी लिए, छोटा बहुत नाश्ता करे, रिलैक्स किए, अब 6 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। 1 घंटा मिले ना आपको जाके, 1 घंटा बहुत खुशी नहीं बना, और आपको ऐसा फील आता है सुबह से गए थे हम अभी आए। आपने कोई मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइन नहीं, सब आप सीए करना कर उतना तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। तो आप सुबह गए, आप 4:30 बजे अपने घर पहुंचे, 5 बजे घर पहुंचे, आपके पास 1 घंटा है। 1 घंटे में क्या करोगे आप लोग, आपने थोड़ा नाश्ता करे, ये करे, तो रिलैक्स आधा घंटा आपने लेट लिए, ठीक है। सोना और नैप लेने में फर्क है। सोना मतलब अपन नैप पर आंखें बंद करके थोड़ी देर सोए, तो आधा घंटा आप लेटे, आपने चाय लिया, 6 बजे से भिड़ जाओ। 6 बजे से आपको जिस ऑर्डर में भी पढ़ना है, लेकिन ये कॉस्टिंग पहला होता है आपका, तो कॉस्टिंग से देखिए कि आज क्या क्या अपन ने पढ़े, क्या क्या हो क्लास में क्वेश्चन दिए थे, क्या क्या होमवर्क दिए थे। आप सबसे बेटर अगर आपकी हिम्मत रही तो 6 से 9 बजे तक ये पूरे 4 सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा आपने कि कई बच्चों के साथ होता है कुछ दिन में कि कॉस्टिंग लेके बैठे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठे, वो इतना पसंद आ रहा है कि दूसरे को हाथ ही नहीं लगा रहे। ऐसा ना हो, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़े, वो 3 घंटों में 4 सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना ही है बेटा। 9 बजे आप डिनर कर लो, और उसके बाद आपको म्यूजिक पसंद है, जो पसंद है, थोड़ा बहुत टीवी के सामने बैठना है तो, या जो बाहर रहते हैं आप हॉस्टलाइट हो, अपने पेरेंट्स से बात करो, जो करना है करो, और आपने 10:30-11 बजे बेड पे सोने चले जाना चाहिए। मैं आपको आई टेल यू व्हाई, ये डिसिप्लिन लाओगे ना बेटा, इतने फायदे में रहोगे, इंटर आराम से निकालोगे। होता है कि अब हॉस्टलाइट की स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, 12-1 बजे तक है ना, हमें बतियाते रहते हैं, बोलते थे हॉस्टल में उसको, 12-1 बजे तक के अपन है ना, कोई रूम में कोई आया फिर बात ही करते रहते, ऐसा था वैसा था, चलते रहता है अपना, और 1 बजे सोंगे बेटा, सुबह कॉस्टिंग में ध्यान ही नहीं लगे। आ भी जाओगे तो सोते ही रहोगे यहाँ पे, अगर बैठे भी रहोगे तो क्या बोल रहे सर ना, वो दिमाग में नहीं चलता। कम से कम आपने 6 घंटे की नींद लेना चाहिए, मेरे को लगता है कम उससे नीचे नहीं ना। और मैं उस पर बिलीव भी नहीं करता बेटा, कि कई लोग बोलते हैं 3 घंटे सोता है। अरे भाई 3 घंटे सोता है, आज 3 घंटे सोया, कल वो 10-15 घंटे सो जाएगा, क्योंकि आप नींद बराबर लो तो कंसंट्रेशन लेवल सुबह बनेगा, नहीं तो वो बनने वाला नहीं है। तो डिसिप्लिन रखना बेटा, शाम को 6 से 9 पढ़ो, जाके डिनर करो, 1-8 घंटा अपना एंजॉय करो, अपने आप को भी टाइम दो, और 11 बजे से सो, तो आप सुबह 6 बजे तक भी सोते तो आपको 7 घंटे की नींद मिलती। उसके बाद यहाँ पे 7 बजे यू विल सी कि आपका देखो कैसे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। आपने होमवर्क करके आओ, कल का पढ़े हुए हो, आपने अपनी नींद पूरी ली अपनी,
और फिर देखो यहाँ पे कैसा कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका बढ़ता है। लेकिन अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं करे तो अब मैं बता रहा हूं आपको एक हफ्ता जोश में रहोगे और फिर वो गड़बड़ होना शुरू होंगी और आपको ग्रुप 2 और फिर इंटर में गड़बड़ होंगी। समझ में आया क्या बोले बेटा? सिर्फ डिसिप्लिन रखना आप। ओके नाउ मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं आपको सच बता रहा हूं बेटा, मेरी आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरे पास एक सबसे पहले एक्सपेक्टेशन आपसे कि आप लोग ने क्लास में क्या रहना चाहिए, रेगुलर। कई बच्चे होते हैं अभी तो फेब का, लेकिन जो अगस्त वाली बैच बहुत डेंजर रहती है। टेल यू व्हाई, बारिश का सीजन रहता है, फिर बच्चे मैसेज करते, और सबसे डेंजर चीज होती है व्हाट्सएप का ग्रुप। मैं रेयरली कभी उसमें सुनता सबकी हूं मैं वहां पे कौन क्या हो, लेकिन मैं उसमें क्योंकि आपने कुछ डाली, जैसे बारिश में बताता क्या होता है। एक बच्चा बोलेगा सर बारिश हो रही है, हम आज क्लास है कि नहीं है, फिर मैंने बोला नहीं है, तो फिर दूसरा फोटो भी खींच के भेजता, देखो मेरे घर के सामने कितना पानी है, मैं नहीं आ पाऊंगा, वो भी होता है। फिर मतलब फिर एक को मैं तो चलो ठीक है क्लास नहीं लेंगे, फिर एक कहा था सर मेरे घर के सामने बारिश नहीं हो रही, मैं आ सकता हूं। तो इतना याद रखना, बारिश हो ना हो मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे 9:30 बजे पहुंच जाऊंगा, इतना क्या। और मेरा ऐसा नहीं होगा कभी आए और आज सर नहीं आए, ठीक है, जब तक मैं एडमिट नहीं होगा ना, जब तक मैं यहाँ बराबर आऊंगा। तो मेरे पे मेरी फिक्र, मतलब मैं आऊंगा, अगर मेरी तबीयत भी खराब रही तो शायद मैं आके बैठूं या जल्दी छोड़ दूं, लेकिन मैं क्लास 9:30 मतलब 9:30 में आपके यहाँ शुरू करूंगा बेटा। तो यू हैव टू बी रेगुलर, और इस क्लास में कभी भी दिमाग में आने मत, बारिश का लगा भी नहीं तुमको बारिश हो रही है तो अपने दिमाग में ये बैक ऑफ द माइंड मत लाना कि सर लेते कि नहीं लेते। सर लेते, मैं तो केवल आपकी स्टूडेंट लाइफ में, मेरे पास भी 2 व्हीलर थी तो रेनकोट पहन के आना आपने, मैं तो आ जाऊंगा बराबर अपना, ठीक है। तो आपको क्लास होंगी, कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में कभी नहीं आना। पहला चीज बेटा रेगुलर रहेंगे आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज आपको कि क्लास में तो होंगी, दूसरी चीज कभी एक आध बीच में बंक मत मारना। आई टेल यू व्हाई, आप बंक मारते हो तो क्या होता है बेटा, जो फ्लो देखो, उन्होंने जो सीए बने थे उस दिन उन्होंने बोले थे, नाम याद नहीं आ रहा उनका, कि जब आप लिंक टूटता है आपका, अगर आपने क्लास बंक की सॉरी क्लास बंक की तो जो लिंक टूटेगा ना, फिर आप दूसरे दिन आओगे ना, फिर आप थोड़ा सा बेचैन रहोगे, अरे यार क्या बोल रहे सर, किधर भी बात चल रही, आपको समझ में आने वाला नहीं। ये समझ में भी आएंगे तो तकलीफ जाएंगी बेटा। तो बस 6 महीने में आपको एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है और आपको रेगुलर रहना है, क्लास बराबर होगी, बंक मारना नहीं है। तीसरी चीज है बेटा जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, रोज का रोज, बस एक ही मंत्र है सी एंटर पास करेगा, रोज का रोज पढ़ना रहेगा आप लोग को। ओके, और जब टेस्ट हम लोग की, टेस्ट के बारे में बात करेंगे, कोई बहुत छोटा चैप्टर रहा बेटा तो उसको एक सिंगल चैप्टर की लेंगे, लेकिन अगर कोई छोटा चैप्टर सॉरी कोई अगर बड़ा चैप्टर रहा तो सिंगल टेस्ट लूंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे कंपनी अकाउंट में छोटे छोटे चैप्टर है तो अपन 2 चैप्टर हो सकता है, कभी हो सकता है 3 चैप्टर मर्ज करके यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, टेस्ट लेंगे। समझ में आया क्या चीज बोला? अब उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट चैप्टर पे मैं आऊं, हमेशा जब चैप्टर शुरू होगा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब भी ये चैप्टर शुरू होगा तो मैं चैप्टर जनरली पहले दिन ऐसा होता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन चाहकर भी करा नहीं पाता हूं। क्यों नहीं करा पाता बेटा? क्योंकि उस चैप्टर की कहानी बोलने में मेरे को 1.5-2 घंटा लग जाता है, ठीक है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट डे रहता है हर चैप्टर का पहला सेशन। क्यों? क्योंकि आप लोग को सेशन में क्या बनाया जाता है, बैकग्राउंड, और इसीलिए हर चैप्टर का पहला सेशन इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप क्वेश्चन पे आओगे, जब आप क्वेश्चन पे आते हैं ना बेटा, हमको ऐसा लगता है अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, करो खूब, है ना, आप 12th में करेंगे, आपने खूब करो खूब करो खूब करो, जितना करो उतना अच्छा है। मगर मैं बिलीव यहाँ पे वो चीज वर्कआउट नहीं कर पाएंगे आपके, जितना करो उतना अच्छा, प्रैक्टिस दिल से करना है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपका कॉन्सेंट्रेट, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप इवन दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा, क्वेश्चन भी आप लोग बहुत करोगे यहाँ पे, लेकिन आपने क्या चीज ख्याल रखना कि क्वेश्चन पे आपका फोकस नहीं रहना चाहिए, उस चैप्टर के कंसेप्ट पे आपका फोकस रहना चाहिए। क्वेश्चन खुद ब खुद बनते जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा ना तो वो आपसे खुद ब खुद आसानी से वो बनते जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, उस क्वेश्चन के पहले, उस क्वेश्चन पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मैं आऊं सॉल्व करने, उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है हमारा कि चैप्टर के कंसेप्ट को समझ। अब कंसेप्ट होगा क्या, आई डोंट नो कि आपने आज नोटबुक प्रॉपर लाया नहीं लाया, कि पहला दिन है, एक लाए होंगे, सब उसी में लिख रहे होंगे। अभी अगर ऐसा करे तो आज एक नोटबुक ले लेना, एक रजिस्टर ले लेना, और आज जो लिखाऊंगा उसमें लिख लेना बेटा। और क्यों कह रहा हूं कि मैं इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि जब मैं बोलते जाऊंगा एक कहानी की तरह हम चलते, अच्छा ऐसा हुआ था, मिस्टर ए आया, मिस्टर बी से बात किया, ऑल दैट वो चलते जाएगा। अब वो तो मैं यहाँ लिखते जाऊंगा, साथ साथ में आपको लिखते जाना रहेगा बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ, यू विल फील दिस, आज ही आप फील करोगे। अभी अगर क्वेश्चन का समय मिल गया तो करा दूंगा, एक आधा का टाइम मिले तो यू विल फील दैट जब आप क्वेश्चन करोगे
तो अरे सर ने ऐसा बोले थे, ऐसा बोले थे, ऐसा बोले थे, और आज आप शाम को जाओगे तो आज जो चीज पढ़ाऊंगा उसी अपने नोटबुक को बेटा आप देखते जाना बस कि किस तरीके से पढ़ा। आपको जब बुक मिल जाएगी तो बुक आप ले सकते हो, रुपेश से बात कर लेंगे इससे रिलेटेड। ओके, तो आप जो थ्योरी मैंने पढ़ाया तो जैसे पढ़ाया तो उस बुक से आप डिटेल में थ्योरी दी हुई वो थ्योरी भी पढ़ोगे, मगर जब आप नोटबुक में जो मैं आपको लिखा के दूंगा तो सब लोग क्या बुक में नहीं, ऐसा लगता है ना सर बहुत लिखा के दे रहे, तो लिखा के इसलिए दे रहा हूं कि लिखा रहा हूं वो बेसिकली वर्ड्स में नहीं, वो स्टोरी फॉर्म में रहेगा, तो आपको कनेक्ट हो जाएंगी वो चीज। तो यहां पे तो स्टोरी नहीं लिखी रहेंगी जो मैं बोलूंगा, तो इट विल हेल्प यू। तो व्हेन यू विल डू द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके आसानी से स्मूथली से क्या होते जाएंगे बेटा, सॉल्व होते जाएंगे। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा। तो और एक और चीज मैं आपसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप अकाउंट्स में बहुत ही सुपर कूल हो, मतलब आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स एंड ऑल दैट आपसे, मगर सबको पर्सनल रियल नॉमिनल पता है ना, डेबिट क्रेडिट पोस्टिंग पता है, बस बाकी आप मेरे पे छोड़ दो। समझ में आया चीज क्या बोला? अब आप मतलब मेरी जिम्मेदारी अब आप लोगों, ठीक है। अब अच्छे से हेडिंग दो, चैप्टर 1 इंश्योरेंस क्लेम। अभी समझ ना, रास्ता समझ में आया ना कैसा है बेटा, अपने कैसे जाना है अपने को। ओके, ओके, चैप्टर नंबर 1 इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, अब ध्यान से आप सुनते जाएंगे बेटा। सबने हेडिंग दी है, और अगर कोई फेयर नोटबुक नहीं लाया होगा तो आज शाम को खरीद लेना और इसको उसमें लिख लेना, ठीक है। चलिए अब अच्छे से समझते बेटा। ये हमारे एक शख्स थे और इनकी शॉप थी। कहां पे शॉप है बेटा? कहीं पे भी ना, इतवारी में शॉप है, ठीक है। इनका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। अब इनका व्यापार है बेटा, ये बिजनेस करते और इनका व्यापार है गारमेंट्स का बिजनेस है। अब इनकी दुकान में अंदाजन हर वक्त 50 लाख रुपए का क्या रहता है, स्टॉक रखा रहता है। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये कपड़ों के व्यापारी बेटा, इतवारी में इनकी दुकान है और इनकी दुकान में हमेशा कितने का स्टॉक रखा हुआ होता है, 50 लाख रुपए का। लेकिन इन्होंने कोई भी इंश्योरेंस नहीं निकाले थे। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, आपको सुने होंगे कभी ना कभी इंश्योरेंस, कि अगर आपको कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान की भरपाई कौन करके देता है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं। तो इनकी दुकान में स्टॉक रखा रहता है 50 लाख रुपए के। सर गारमेंट का बिजनेस है, बड़ा ही सेंसिटिव बिजनेस है। अगर आग लग गई तो बहुत जल्दी से सारी चीजें क्या होंगी बेटा, जल जाएंगी। तो ये आए हमारे इंश्योरेंस एजेंट, और ये इंश्योरेंस एजेंट उस व्यापारी को, उस बिजनेसमैन को डराने लगे। अरे सर आपका गारमेंट का बिजनेस है, अगर आग लग गई तो बड़ा ही आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आप नुकसान में आ जाओगे। सर क्यों नहीं आप, हम वो रिस्क की जिम्मेदारी हम लेते, वो रिस्क हम कवर करते। अगर आग लगी तो उसमें क्या होगा, जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करके देगा बेटा, इंश्योरेंस कंपनी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कहता हूं कि ये हमारे इंश्योरेंस एजेंट हैं। ये कौन है बेटा, इंश्योरेंस एजेंट है। तो वो कहता है कि सर ठीक है, अगर कोई भी नुकसान होता है, मेरी बात ध्यान से सुनते जाएंगे, कोई भी नुकसान होता है, अगर आग लगती है और वो स्टॉक जलता है तो कौन भरपाई करके देगा बेटा, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है वो, तो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ में आके उस व्यापारी को क्या कर रहा है बेटा, डरा रहा है। अब मैं ही कहता हूं सर इस चैप्टर का अगर मैं नाम देखूं, क्या नाम है इस चैप्टर का, इंश्योरेंस सिर्फ के इंश्योरेंस क्लेम है। व्हाट इज इंश्योरेंस क्लेम? अगर सर नुकसान होता है तो वो नुकसान कितने का हुआ, उस नुकसान को हम इंश्योरेंस कंपनी से क्या करते हैं बेटा, क्लेम करते। मतलब ये चैप्टर के नाम से मेरे को पता चलता है कि अगर मेरा कोई नुकसान होता है, वो नुकसान कितने का हुआ उसको मैं क्लेम करता हूं। किससे क्लेम करता हूं बेटा, इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आपने ये इंश्योरेंस की एंट्री कभी ना कभी, श्योर हूं मैं कि 12th में कभी ना कभी 11 12 में पास करे होंगे बेटा। लेकिन सर हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे,
आप हमको इंश्योरेंस कितने का क्लेम करना है बताओ, हम एंट्री पास कर लेंगे। लेकिन सच कहो तो फिर सर ये नुकसान, फर्क समझना बेटा, नुकसान जो हुआ है उस नुकसान की एंट्री करना हमारा काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। यस और नो? वो हम अकाउंट पढ़ रहे ना, एंट्री पास करना हम अकाउंटिंग पास करना हमारा। लेकिन इस चैप्टर में हमको अकाउंटिंग के बारे में नहीं बात कर रहा, वो कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम कितने का करो, अमाउंट निकालो कि क्लेम कितने का है। दोनों में फर्क समझे आप? मैं बोलता हूं 10 लाख का नुकसान हुआ, एंट्री पास करो, तो वो हमारा काम है। लेकिन 10 लाख का ही नुकसान हो उसको तय करो, वो आपका और मेरा काम नहीं। फर्क समझ में आया क्या बोला मैं आपको? तो सर हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे, 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, हम जर्नल एंट्री पास करते हैं ना। लेकिन 10 लाख रुपए, आपने 11-12 में क्वेश्चन किए होंगे, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन रहता है अमाउंट लिखी रहती नहीं रहती, हम एंट्री पास करते। लेकिन वो कितने का नुकसान हुआ है बेटा, उसको मैं कैसे तय करूं? क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये किसका काम है फिर? किसका? हाँ, एक्चुअली इसका काम है, सर्वेयर जो आते ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो फिर इंस्टीट्यूट तो हमको बोलती इस चैप्टर में ये सीखो कि नुकसान कितने का हुआ, वो निकालो नुकसान कितने का हुआ। एंट्री वेंट्री छोड़ो बोलता है इंस्टीट्यूट। हमने बोले सर ये हमारा काम नहीं है, वो तो एक्चुअली आएगा वो करेंगे, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे। इंस्टीट्यूट बोलती है हाँ सही बात है, लेकिन ऐसी 2 जगह है बेटा जहां पे हम अपना अकाउंटिंग का नॉलेज अप्लाई करके उसके नुकसान कितने का हुआ उसको हम क्या कर सकते, कैलकुलेट कर सकते। तो नुकसान बहुत तरह के होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है? आपने अपनी 2 व्हीलर से इसका इंश्योरेंस निकाले, नहीं निकाले? निकला हुआ होगा, तो वो भी एक नुकसान। व्हीकल इंश्योरेंस निकलता है, लाइफ इंश्योरेंस निकलते हैं, मरीन इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस, कितने इंश्योरेंस होते हैं बेटा। लेकिन इंस्टीट्यूट बोलते हैं हाँ हाँ हमको पता है वो आपका काम नहीं है। वो किसका काम है? एक्चुअली का काम है, जो सर्वेयर आता है ना उसका काम है, हमारा काम नहीं है। मगर इंस्टीट्यूट बोलती 2 ऐसी जगह है जिसके नुकसान को आप निकाल सकते हो अपने अकाउंटिंग का नॉलेज अप्लाई करके। तो हमको सारे तरह के इंश्योरेंस क्लेम कवर है कि बेटा यहाँ पे नहीं। कितने तरह के? सिर्फ 2। उसमें मैं आता हूं कौन से 2 तरह के, ठीक है? अब यहां पे आप लिखते जाएंगे बेटा। सो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज इंश्योरेंस बेटा? यहां लिखता हूं, आप लोग लिख रहे साथ में। It is a contract which covers risk on payment of premium। दिख रहा है क्या? थोड़ा छोटा हो गया ना, मैं बड़ा लिखता हूं उसको, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। इस व्यापारी ने क्या कहा बेटा बिजनेस में, ऐसा इस इंश्योरेंस एजेंट ने व्यापारी को क्या कहा कि मैं क्या कवर करता हूं? रिस्क कवर करता हूं। सर इसने कहा कि आपका गारमेंट का बिजनेस है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं वो गारमेंट में अगर आग लगी और नुकसान हुआ तो कौन भरपाई करके देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है? इसने बोला सर मैं तो आपका रिस्क कवर कर रहा हूं। क्या कवर कर रहा हूं? मैं आपका रिस्क कवर करके दे रहा हूं। तो भाई ये तो कवर कर रहा है, हमारा क्या कवर कर रहा है? रिस्क कवर कर रहा है। लेकिन मेरे को बताओ, आपने फाउंडेशन में पढ़े ये ट्रांजैक्शन है सर, आप बोलते हो रिस्क कवर करके दे रहा हो, तो ये 2 वे होता है, डबल एंट्री फॉलो करते हैं। मैंने कहा कि मैं आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप इसकी फीस पे कर रहे हो, इट इज ए ट्रांजेक्शन। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी, मैं बोलता हूं कि रिस्क कवर करके देता, तो मैं क्या फ्री में रिस्क कवर करके दूंगा? क्या लूंगा? उसके बदले कुछ पैसा लूंगा ना मैं आपसे। वो पैसे को क्या कहते हैं हम लोग? प्रीमियम। तो मतलब एक कंपनी कहती है कि सर मैं आपका रिस्क कवर करके, इसने बोले कि मैं आपका रिस्क कवर करता हूं, नुकसान हुआ मैं भरपाई करके दूंगा, लेकिन उसके बदले में हम उससे क्या ले रहे हैं? बोलो, प्रीमियम। तो ये हुआ ना ट्रांजैक्शन बेटा, कि हमने बोले कि सर मैं रिस्क तो कवर करके देता हूं लेकिन उसके बदले में मैं क्या लूंगा आपसे? प्रीमियम। अच्छे से समझेंगे इस चीज को। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि सर हम आपका रिस्क कवर करते हैं, उसके बदले में हम आपसे क्या लेंगे? प्रीमियम। व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम सुने कभी लाइफ में? क्या होता है?
क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर क्या, व्हाट इज प्रीमियम बेटा? इंश्योरेंस की फील्ड में जो से अपन एनुअली पेमेंट लेते हैं ना रिस्क कवर करेंगे, उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम। एक और चीज बच्चों के दिमाग में आता है, सर प्रीमियम लिए तो क्लेम करना जरूरी है क्या? नहीं, वो नुकसान होगा तो ही क्लेम करोगे, नुकसान नहीं हो तो क्लेम नहीं। तो सर नुकसान नहीं हुआ तो भी प्रीमियम पे करना जरूरी है क्या? हाँ, प्रीमियम आप हर साल देते हो। तो बोलेंगे सर फिर कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, सर फिर तो प्रीमियम का नुकसान हो गया अपना। तो मैं यार अच्छा सोचो ना, प्रीमियम दे के आग लगती तो आपको खुशी होती क्या? समझ रहे हो? प्रीमियम आपने दी है, सब 10,000 रुपए प्रीमियम है बेटा, ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी, इसने बोला कि मैं ये बन जाता हूं अभी। वो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को बोली कि सर रिस्क कवर करके दे, तो बोला ठीक है सर, मैं आपको 10,000 रुपए साल का देता हूं, ठीक है। तो 10,000 रुपए आग लगी, नुकसान हुआ, तो मैं उनसे क्लेम क्या करूंगा? नुकसान का क्लेम करूंगा बेटा। लेकिन आग नहीं लगी तो मैं नहीं बोलूंगा ये 10 वापस लाओ, वैसा नहीं होगा। उनने रिस्क, वो किसके पैसे ले रहे बेटा? रिस्क जो उन्हें कवर करे। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो अब मेरे को बताओ, चैप्टर का नाम क्या? इंश्योरेंस क्लेम। तो करना क्या है भैया? जब आग लगेगी, नुकसान होगा, तो अपने को कितने का नुकसान हो वो क्या करना है? क्लेम। वो चैप्टर में पढ़ना रहेगा। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? अब सर कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, इस चीज को समझते जाना। अब मैं अगर बोलूं आपसे, तो एक होता है आपका जो मैं सिलेबस में है ना उसी की बात करता हूं। मैं एक सेकेंड रुकेंगे। ओके, जो सिलेबस में उसी की बात करता हूं बेटा, कि एक उन लोगों ने कहा आपसे, इंस्टीट्यूट का कहना है, अरे यार इतना तो आता ही है बेटे, कि लॉस ऑफ स्टॉक, ये आपके सिलेबस में क्या बोला बेटा मैंने? लॉस ऑफ स्टॉक। अगर आग लगी, सब लिख रहे हैं ना? हाँ ना? ठीक है, लिखना है बेटा। इसका ना इंपॉर्टेंस अभी नहीं पता चलेगा, जब आपको डांट नहीं रहा हूं, मतलब जब रिवाइज करोगे देन यू विल कम टू नो। ओके, तो एक कौन सा नुकसान है बेटा हमारा? एक कौन सा बोलती कि लॉस ऑफ स्टॉक। तो मेरे को एक बात बताइए बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब क्या? अगर स्टॉक जल गया तो नुकसान कितने का, वो अपने को निकालना रहेगा। इस चैप्टर में एक चीज ये सीखने इंस्टीट्यूट, और मेजॉरिटी टाइम, ऐसा नहीं जरूरी है, 70% जब क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 70% है कि इसी पे से आता है। एक और तरह का नुकसान है सर, वो बोलेंगे सर वो कौन सा नुकसान है? अजीब सा नाम है उसका, क्या नाम है मैं बताता हूं। लॉस ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट का नुकसान, ये कैसा हो सकता है? तो अभी मैं छोटा सा कहता हूं, जब ये टॉपिक इसी चैप्टर में, जब हम बहुत बात करना है इस पे। आग लग गई, आज आग लगी, पता चला अपन को रात में आग लगी, सुबह पहुंचे अपनी दुकान जली हुई है पूरी। तो ऐसा होगा इट्स ओके, जलते रहती उसमें क्या है। अब ऐसा होगा कि शटर खोल के जली हुई आग में बैठे हो, वहां पे बैठ गए, आप जली हुई दुकान है आपकी और बैठ गए, चालू है दुकान, तो ऐसा होगा क्या? नहीं, आपको समय लगेगा ना बेटा, 2-3 महीने दुकान को रेनोवेट करने, फिर हिम्मत जुटाने, मोटिवेट करने अपने को, फिर आप शुरू करोगे। तो क्या वैसा ही सेल होगा वो 2-3 महीने जैसे पहला होता है? अपने दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट को छापो और सोचो ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में आप लोग सेल्स लिखते हो? क्रेडिट साइड। सेल्स बढ़ता है तो नीचे क्या बढ़ता है? प्रॉफिट। सेल कम होता है तो नीचे क्या कम होता है? प्रॉफिट। आग लगी, काम नहीं कर पाए 2-3 महीने वैसा जैसे पहले करते थे, तो उससे क्या कम हुआ? सेल्स। सेल्स कम हो तो क्या कम हुआ? प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट का भी क्या निकलता है? इंश्योरेंस। वो आपके सिलेबस। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अब कैसे निकालना हो बात की बात है। तो हमको कितने तरह के क्लेम निकालना है बेटा? आग लगी, ये तो स्टॉक जलेगा, ये तो प्रॉफिट का नुकसान होगा। तो बोलेंगे सर आग ऐसी कि चूजी है कि आती है और स्टॉक को गारमेंट्स ढूंढी और उसी को जलाई, यहाँ पे मशीनरी रखी। तो बोले मशीनरी नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं, उसको नहीं जलाते। मशीनरी भी जलाएंगी, फर्नीचर भी जलाएंगी, वो हमारे सिलेबस का पार्ट, वो जली भी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जलने दो। स्टॉक हमारे सिलेबस में है, ठीक है। मगर इंस्टीट्यूट ने क्या करती है बेटा, एक बार लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट पे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में कहीं भी नहीं है, उसके बारे में बात भी नहीं करेगी, आपके सिलेबस में भी नहीं है, आज तक एग्जाम में भी नहीं आया। पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या होगा। आरटीपी आती ना आपकी, उसमें एक बार एक क्वेश्चन दे दिया था, तो क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिया अपने नोट्स में और अपन उस पर क्वेश्चन कर ले, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत डेंजर है। सिलेबस में नहीं है, कुछ ही नहीं, लेकिन कभी हो सकता है, आज तक नहीं पूछी है और हो सकता है आपके अटेम्प्ट के इंतजार में होंगी वो। तो एक बार आरटीपी में पूछ ली थी, तो वो भी क्वेश्चन अपन कर लेंगे। मगर मेन अपने को ये 2 चीजें पढ़नी। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? अब मेरे को आप बताइए, इसके अलावा भी कुछ क्या इंश्योरेंस होते हैं क्या बेटा? बहुत होते होंगे,
है ना, आपको पता है अपना व्हीकल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो अपने को व्हीकल टूटे फूटे जले कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कौन सी चीज पढ़ना है बेटा, दो, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो कैन आई से कि ये चैप्टर हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, नोट्स भी देखोगे ना, तो लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब हुआ क्या, ये हमारे बिजनेसमैन किस चीज का बिजनेस करते थे बेटा, गारमेंट्स का। ये इसने क्या बोला कि कितने का स्टॉक रहता, अंदाजन कितने का रहता बेटा, 50 लाख का। तो इन्होंने कहा ठीक है सर 50 लाख रुपीस का है, एक एग्रीमेंट बनाते हैं और इस एग्रीमेंट में अपन लिख देते हैं कि 50 लाख रुपए का ये एग्रीमेंट बनाया बेटा इन्होंने, ठीक है। 50 लाख रुपए का स्टॉक की जिम्मेदारी किसकी बेटा, 50 लाख, इसके गोडाउन में जो भी स्टॉक रखा हुआ है 50 लाख रुपए की स्टॉक की जिम्मेदारी किसकी, इंश्योरेंस कंपनी। कुछ हुआ वो भरपाई करके देंगे, ठीक है। अब ये समझ में आया चैप्टर में पढ़ना क्या है अपने को, क्या पढ़ना है, क्लेम निकालना है। आप लोग बोलना मेरे से, मैं कभी नहीं डांटूंगा आपको। मेरे को तो क्या निकालना है इस चैप्टर में अपने को, क्लेम निकालना है, एंट्री नहीं करना है। क्या निकालना है, क्लेम, नुकसान कितने का हुआ। हमारे सिलेबस में कौन सी दो चीज है बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। इतना आपको समझ में आया बेटा। तो अभी मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, लॉस ऑफ स्टॉक, इसी पे बात करेंगे। अगले 5-6 दिन इसी पे बात करेंगे। फिर किस पे आएंगे अपन बेटा, लॉस ऑफ प्रॉफिट, उस पे 3-4 दिन अपन उस पे बात करेंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब इसकी नीचे आप हेडिंग दो, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ओके एक और चीज ख्याल रखेंगे बेटा, जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है ना उसको कहते हैं इंश्योरर। क्या कहते हैं, इंश्योरर। और जो बिजनेसमैन इंश्योरेंस निकाल रहा है उसे क्या कहते हैं, इंश्योर, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनो बेटा। अब नीचे आपने वो क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक पे आओ बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने साल शुरू हुआ हमारा 1/4/2020 को, जो कि खत्म कब होगा बेटा, 31 मार्च 2021 को। हमने उसकी बात सुन ली है बेटा, और हमने क्या निकाले यहां पे, हमने यहां पे इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली। आपने वर्ड सुने ना, इंश्योरेंस पॉलिसी लिए क्या, इंश्योरेंस पॉलिसी लिए क्या बेटा, तो इंश्योरेंस की पॉलिसी हमने ले ली। हमने उसको बोले कि 50 लाख रुपए की स्टॉक की जिम्मेदारी किसकी बेटा, इंश्योरेंस कंपनी की। अब हुआ क्या यहां पे, 30 जून 2020 को, 30 जून 2020 को ये हमारा क्या है, गोडाउन है। इस गोडाउन में 30 जून 2020 को क्या लग गई, आग लगी। वो सर्वेयर आया, हम घबराए, हमने चिल्लाए सर नुकसान हो गया, आग लग गई। फिर कौन आया बेटा, वो सर्वेयर आया, उसने बोला क्या हुआ, हमने बोले सर आग लग गई, बहुत नुकसान हुआ, अब आप क्या करेंगे, हमको इस नुकसान का क्लेम करना है। उसने बोला चलो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा उसने, क्या था उसका, ये हमारा सर्वेयर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन उसका क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि डेट ऑफ फायर कौन सी थी, डेट ऑफ फायर कौन सी थी, किस दिन आग लगी। मैंने कहा सर 30 जून को आग लगी। कब आग लगी बेटा, 30 जून को। अब मैंने कहा बेटा यहां पे 30 जून को आग लगी। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप वो हमसे, ये सर्वेयर हमसे पूछ रहे, ये हम है, ये सर्वेयर हमसे पूछता है कि आग कब लगी, हमने बोले सर 30 जून को आग लगी। वो सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछता है लेके आओ स्टॉक रिकॉर्ड। मैंने बोला सर ये क्या होता है, स्टॉक रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर क्या होता है, क्यों लेकर आओ सर। मैंने बोला सर, वो बोलता है, वो हमसे पूछता है कि वो जानना चाहता है कि जिस दिन आग लगी उस दिन आपके गोडाउन में कितने का स्टॉक था। तो सेकंड क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा बेटा, कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था, वो पता लगाना चाहता है। तो उसने मेरे से क्या बुलाया बेटा, स्टॉक रिकॉर्ड बुलाया। तो सेकंड क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा कि स्टॉक रिकॉर्ड लेके आओ ताकि मुझे यह पता लगे कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था। मैंने बोला सर आप ये क्यों पूछ रहे हो कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था, हमने तो 50 लाख की पॉलिसी ले रखी है ना, फिर क्यों मांग रहे।
वो बोले 50 लाख की पॉलिसी ली होंगे, वो अपन बाद में बात करेंगे। आप ये बताओ जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था। अब हमने स्टॉक रिकॉर्ड लेकर आए बेटा, तो क्या हुआ उसमें हमको पता चला स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी, सपोज मैं एग्जांपल किया तो कितने का स्टॉक रखा था बेटा 10, कितने का स्टॉक रखा था 10 लाख। तो जिस दिन वो आग लगी गोडाउन में 30 जून को कितने की, दिस इज डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का स्टॉक रखा था गोडाउन में बेटा हमारे 10 लाख का। ठीक है, अब अच्छे से कॉमन सेंस लगाना है अपने को। ठीक है, अब क्या हुआ जब ये आग लगी थी तो हमने फायर ब्रिगेड वाले को क्या किया, कॉल, फिर वो आई टू 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 करके आई वो, और उसने क्या करी, फिर ऐसी आती है ना ये आई, ठीक है, उसमें बैठा था वो फायर ब्रिगेड वाला, उसने क्या किया, पाइप वाइप डालते क्या करते पानी वानी से, फिर उसने बुझाया। फ्री में आएगा फायर ब्रिगेड वाला, कुछ ना कुछ पैसे लेगा, ठीक है, लेकिन वो आएगा तो उसने क्या बुझाया बेटा, आग बुझाया। मेरे को बताओ जिस दिन आग लगी वो पानी उसने डाला और वो आग को बुझाया, लेकिन कितने का स्टॉक ओरिजिनली रखा था वहां पे बेटा 10 लाख का। अब उसने आग बुझाया तो कुछ स्टॉक बचा भी लिया ना, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, सैल्वेज, सैल्वेज गुड्स। तो मैं हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं ऐसे आपको समझाने, कितने का था बेटा 2 लाख के गुड्स को क्या करा उसने, बचा। अगर बेटा वहां से दिख नहीं रहे हो तो आप यहां बैठ सकते, अगर नहीं दिख रहा हूँ तो यहां बैठ सकते, ठीक है, दोनों आ जाओ, ये जैसा भी रहे, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को आप बताइए यहां पे कितने के गुड्स बचा लिए उनने, 2। नुकसान 10 का मैं ऑप्शन देता हूं आपको, नुकसान 10 का हुआ कि 2 का हुआ कि 8 का हुआ, कॉमन सेंस था बेटा। तो ये लॉस ऑफ स्टॉक कितने का, 8 लाख का, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, पॉलिसी कितने की निकाले थे, 50 लाख, नुकसान कितने का, 8 लाख। इंश्योरेंस कंपनी से 50 मांगू कि 8 मांगू, पॉलिसी 50 की थी तो भी 8 मांगू, हाँ और ना, हाँ, 50 तक के की जिम्मेदारी लिया था, समझ में आया बेटा। तो ऐसा चलो एक और आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। आप अब से 4 साल बाद, 3.5-4 साल बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, फील करो आप सीए बने, ठीक है। अब आपने क्या करे, आपने लिए एक, ये क्या है समझ लेना उसको, BMW। अभी आपकी कार है बेटा, ठीक है, आप चला रहे हो। अब आपने बोले यार बहुत है, अपने इंडिया में तो कार चलाना बहुत डेंजर है, शुरू में लेते बहुत उसको घबरा के चलाते, फिर अब 1-2 बार इधर उधर हो गया तो फिर अपन भी नॉर्मल हो जाते, अब तो हो गया काम उसका। आपने BMW ली बेटा, आपने इसका क्या निकाले, इंश्योरेंस आपने निकाले। अब आपका साइड मिरर है, आप जा रहे थे इतवारी एरिया में, आया बाजू से करते हुए उसने मारा और चले भी गया, आपका साइड मिरर गिर गया नीचे। अब मेरे को तो साइड मिरर का नुकसान हुआ। अब मेरे को पता है इंश्योरेंस कंपनी से बेटा वो साइड मिरर के पैसे मांगोगे कि पूरी कार के पैसे मांगोगे, साइड मिरर के, जितने का नुकसान हो उतने का, समझ में आई चीज बेटा। तो यहां पे हम 8 लाख मांगेंगे कि 50 लाख मांगेंगे बेटा, 8 लाख। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ओके। तो हमको बेसिकली बोले कि सर ये चैप्टर में फिर था ही क्या, बस 2 चीज है कि आग लगी, स्टॉक कितने का, उसमें से क्या माइनस करो, सैलवेज, खत्म, 8 मार्क आता है। ये तो है ना, स्टॉक कितने का, सैलवेज माइनस करो, ये आ जाएगा बेटा। अभी तो मैंने बोला कि स्टॉक रिकॉर्ड लाओ, उसमें से देखूंगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा आपको नहीं बोलेंगे कि स्टॉक रिकॉर्ड लाया और उसने बताया 10 लाख का था, फिर तो वो तो आधे नंबर का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंस्टीट्यूट आपको बोलेंगे स्टॉक रिकॉर्ड भी जल गया जिस दिन आग लगी। तो ऐसा तो नहीं आग आएंगी अरे स्टॉक रिकॉर्ड है रहने को क्लेम करना, फिर बाद से अपना पलट के चलिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं बेटा, स्टॉक रिकॉर्ड भी जलेगा ना। अब खिलाया ना, अभी तो आके पूछ लिया तो मैंने समझाने आपको बोल दिया स्टॉक रिकॉर्ड लेकर आया, लेकिन स्टॉक रिकॉर्ड भी स्टोर में रहता है, क्या वो भी जलेगा नहीं जलेगा, हाँ। अब अपना खेल शुरू हुआ कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये पता लगाना सबसे भारी काम नहीं, मतलब मेन टास्क वो है। और ये आपको 8 मार्क्स का अराउंड क्वेश्चन आता है बेटा इस पे। तो ये तो आखिरी स्टेप होती है, उसके पहले अपने को क्या पता लगाना है, जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में स्टॉक कितना, वो कैसे पता लगाएंगे उस पर मैं थोड़ी देर पे आता हूं। ये कहानी को अपन क्या करते बेटा आगे बढ़ाते।
अब उसके नीचे आइए आप लोग और वहां पे एक एग्जाम्पल लिखो। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मेरे को जवाब देते जाना बेटा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखूंगा, आप कुछ दिन में ना मेरे को आपके नाम पता चल जाएंगे, तो फिर मैं आपको नाम से बुलाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, लिखो वहां पे इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू को पॉलिसी अमाउंट भी कहते हैं। वो नहीं, स्टॉक की अपन ने बात की बेटा, अभी कितने की पॉलिसी निकाला था अपने एग्जाम्पल में? 50 लाख, ठीक है। मैं यहाँ कुछ और फिगर लेता हूँ, लैक्स में ये सारी चीज 100 लैक्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन 100 लैक्स की पॉलिसी? मतलब हमारे गोडाउन में जो स्टॉक रखा है 100 लाख रुपए तक के की स्टॉक किसके भरोसे? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। उसके नीचे लिखो बेटा, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर कितना है बच्चों? 80 लाख लेता हूं, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं कि स्टॉक कितना था आग लगी, लेकिन आगे चल के डायरेक्टली नहीं रहेंगे अपन, थोड़ा और ट्रिकी फिर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू $10 लाख, सैल्वेज वैल्यू कितना है बेटा? 10 लाख, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं लॉस ऑफ स्टॉक, क्या मैं कह सकता हूं बेटा कि कुछ इस तरह है? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लिख भी देता हूं यहां पे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज वैल्यू, क्या ऐसा लिख सकता हूं बेटा मैं? समझ में आया आप? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस फॉर बेटा सैल्वेज वैल्यू, यही होता है ना। चलो, तो स्टॉक कितना रखा था? 80 लाख, कितने का स्टॉक बच गया? 10, तो नुकसान कितने का? 70 लाख। मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी से 100 मांगू कि 70 मांगू कि 80? 70, 80 और 100? 70। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा, ठीक है। अभी इजी, अब आओ सेकंड पे, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ठीक है। लिखो इंश्योर्ड वैल्यू पॉलिसी अमाउंट 100 लाख, ठीक है। स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर 200 लाख, अब बढ़ा दिया मैंने उसको, ठीक है। सैल्वेज, सैल्वेज गुड्स, सैल्वेज वैल्यू जो गुड्स बच गए अपने वो 20 लाख, ठीक है। तो आप मेरे को इतना बताओ बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक कितना? मैं नहीं लिखता, अब आप बताओ मेरे को। 180 लाख, ठीक है बेटा, हाँ 1 करोड़ 80 लाख, तो 200 माइनस 20, 180 लाख, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से कितने मांगू? 100, जो 90 बोल रहे हैं ना, वो मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड की थी, हाँ वो जो बैठना अभी, ठीक है। अच्छा, एक है बेटा अपने पास ऑप्शन, अब समझ, लॉस तो समझ गए ना, 180 लाख का वो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए बेटा, अगर मैं कहता हूं ठीक है सर सारा का सारा स्टॉक इंश्योर्ड नहीं था, पहले तो मैं वो पॉइंट आपसे कहता हूं बेटा कि 100 की पॉलिसी अमाउंट थी, स्टॉक कितने का था? 200। तो क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि हमने पॉलिसी निकाले 100 लाख की, लेकिन गोडाउन में कितने का रखा बच्चों? 200। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ना, हो सकता है। क्यों हो सकता है? 2 रीजन है। पहला, क्योंकि जितने का स्टॉक की पॉलिसी निकालेंगे उतना ज्यादा क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम। तो बिजनेसमैन सोचता है यार प्रीमियम बहुत बढ़ रहा है, इतना थोड़ा रिस्क, मैं पूरा तो इंश्योर नहीं करा, कुछ पार्ट करा लेता हूं, तो प्रीमियम ज्यादा जाएगा, तो फिर क्या करता, थोड़ा सा वो रिस्क को बोलता थोड़ा मैं बेयर कर लूंगा, थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी कर लेंगी, तो प्रीमियम भी ज्यादा जाएगा, तो इसलिए एक रीजन है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जनरली उसकी दुकान में हो सकता है कि स्टॉक जनरली कितने का रहता है? 100 लाख का, लेकिन दिवाली आने वाली थी, सेल बहुत होता है, तो उसने गोडाउन में बहुत स्टॉक भर के रखा था, और अनफॉर्चुनेटली जब ही आग लग गई। होता है, हो सकता है ना कभी सीजन में उसने बहुत ना, अपने अम्ब्रेला का बिजनेस है, साल भर कुछ स्टॉक नहीं रहता, बारिश के वक्त खूब खाते भरे अपन ने गोडाउन में, और अनफॉर्चुनेटली जब भी आग लग गई, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टॉक आपका जो एस्टिमेट रहता है उससे ज्यादा का गोडाउन में रखा, और जब भी क्या हो गया बेटा, आग लग गई, तो नुकसान हुआ मेरा 180 लाख का।
तो नुकसान तो एक, मगर इसमें क्या पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे क्या? नहीं। तो मैं आपसे कहता हूं यहां लिखता नीचे, मेरे पास स्टॉक टोटल कितने का था बेटा? 200 का, और लॉस हुआ मेरा 180 का। तो मेरे को बताओ इसमें से 100 क्या था बेटा? इंश्योर्ड, और 100 क्या था? अनइंश्योर्ड। इतना आपको समझा? क्या बोला हमने? इसको मैं आसान सरल भाषा में बोलूं अपनी, 100 का स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, 100 का स्टॉक हमारे भरोसे। ठीक है, अब आप बोलेंगे ठीक है सर, 100 का स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, 100 का स्टॉक हमारे भरोसे, तो सर 180 का नुकसान हुआ मेरा। तो मैं बोलता हूं चलो 100 इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे, बचा हुआ 80 मैं बेयर करूं। यस सर, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नुकसान 200 का नहीं हुआ, नुकसान कितने का हुआ? 180 का। क्यों 180 का हुआ बेटा? कमान 20 का क्या था? बच गया ना गुड्स, तो इसलिए कम हो गया, 180 का हुआ। तो मेरे को बताओ क्या मैं पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं देने वाली, तो उससे 100 का निकाला था, 100 का दे देंगे क्या? नहीं देंगी। मैं बताऊं क्यों नहीं देंगी? आग लगी, आपने किसको बुलाया? फायर ब्रिगेड। अब फायर ब्रिगेड वाला आया, उसने पानी वानी डाला और आग को क्या करा? बुझाया, आपके गुड्स बचे। तो फायर ब्रिगेड वाला, मैं फायर ब्रिगेड वाला हूं, ठीक है, मैं गोडाउन में आया, ये गोडाउन है सपोज, यहां आग लगी और मैंने बोला चलो 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 आग बुझाओ, 200 का स्टॉक रखा हुआ है। तो मैं बोलूंगा ये सुनो सुनो सुनो, ये वाला स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, ये वाला स्टॉक बिजनेसमैन के भरोसे, पहले इसका बुझाओ। ऐसा कुछ करेंगे क्या बोलो? नहीं। आप रेशियो समझो बेटा, रेशियो समझो। 50% एकदम हिंदी बोलते हैं, 50% इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, 50% हमारे भरोसे। तो भैया फिर जो गुड्स बचा उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करो ना। 50% फिर हमारा गुड्स बचा और 50% किसके भरोसे जो रखा था बचा? इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? जब आप बोल ही रहे हो कि 50% हमारे भरोसे, 50% आपके भरोसे, तो जो गुड्स बचा वो भी फिर 50% आपके भरोसे था, 50% हमारे भरोसे था। इसी कंसेप्ट को कहते हैं एवरेज क्लॉज। क्या कहते हैं बेटा? एवरेज क्लॉज। अब इस चीज को समझना, फॉर्मूला दिया आपकी मटेरियल में, लेकिन फॉर्मूला खुद ब खुद बन जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहता हूं बेटा, जिस दिन आग लगी हमारे पास नुकसान के पहले तो मेरे को बताओ बेटा, आपका आपने पॉलिसी कितने की निकाली थी? 100। जिस दिन आग लगी मैं कह रहा हूं स्टॉक कितने का था? 200। इसको बताओ ये क्या हो गया? 50% हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो कैन आई से 50% ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक? मैं क्या ये कह सकता हूं कि हमने 50% स्टॉक का इंश्योरेंस निकाले थे? मैं क्या कह सकता हूं क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं बेटा, 200 का स्टॉक था, 100 का ही निकाले इंश्योरेंस, तो 50% हमने क्या करे बेटा? इंश्योरेंस निकाले। यस और नो? तो फिर नुकसान का भी इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगे हम कितने परसेंट देंगे? 50%। तो ये वाला जो पार्ट है ना, दैट इज व्हाट? इंश्योरेंस ऑफ व्हाट? स्टॉक। दैट इज व्हाट बेटा? इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो 180 का क्या था? नुकसान था, तो उसका 50% कितना होता है? 90 लाख। तो क्या होगा बेटा? 90 लाख हम किससे क्लेम करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अब सुनो मेरी बात, कभी पीछे रह गया ना लिखने में तो बोल देना, मैं रुक जाऊंगा, मगर मेरी बात अच्छे से सुनो बेटा। एवरेज क्लॉज कहते हैं इससे, उसका फॉर्मूला बनाता हूं, इंश्योर्ड वैल्यू या पॉलिसी अमाउंट बोलो, डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट बेटा? लॉस। तो ये फॉर्मूला इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूले का लॉजिक समझा क्या आपको? ये फॉर्मूला इंस्टीट्यूट के हमारे नोट्स में वैसे ही दिया बेटा, लेकिन इसका लॉजिक समझ में आया? इतने प्रतिशत हमने इंश्योरेंस को स्टॉक का इंश्योर करे थे, तो लॉस भी इंश्योरेंस कंपनी कितना देंगे? 90। समझ में आई चीज बेटा? तो 100 इंश्योर्ड था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से 100 मांगूंगा क्या मैं? कितना मांगूंगा? 90। तो आधा वो आधा हम। इतना समझ में आया बेटा? व्हाट वी कॉल इट? एवरेज क्लॉज। कई बच्चों का एवरेज क्लॉज फॉर्मूला रटते, लेकिन क्या समझ में नहीं आता। तो एवरेज क्लॉज इज नथिंग बट इंश्योरेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ व्हाट? स्टॉक। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? ओके, अभी थोड़ा का और एग्जांपल चेंज करता हूं, आप लिखो इतना। ओके, एक और मैं, अच्छा एक और मैं लेता हूं, फिर आज पूछता हूं। चलो अभी मैं आने तो कोई चीज कोरिलेट करता हूं। मेरे को बताइए,
फर्स्ट एग्जांपल में मैंने एवरेज क्लॉज नहीं बोला था, बोला था एवरेज क्लॉज, सिखाया था आपको कुछ ऐसा। सेकंड में सिखाया, थोड़ा सा टाइम लेना और सोच के बोलना कि सर ने फर्स्ट इसमें तो बोले कि पूरा का पूरा 70 लाख ले लो उनसे, इंश्योरेंस कंपनी से। यहां पर सर ने नहीं बोले कि 180 लाख ले लो। क्या फर्क था पहले और दूसरे एग्जांपल में? इफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द इंश्योर्ड वैल्यू और पॉलिसी अमाउंट, देन एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। क्योंकि यहां तो पहले एग्जांपल में पूरा का पूरा किसके भरोसे बेटा? इंश्योरेंस कंपनी। दूसरे एग्जांपल में क्या हुआ? आधा उनके भरोसे, आधा हमारे भरोसे। तो जब कुछ हमारे भरोसे रहा तो फिर क्या होगा बेटा? एवरेज क्लॉज। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो आप बल्कि फर्स्ट एग्जांपल में नीचे लिखो, वहां पे फर्स्ट एग्जांपल में क्लेम इक्वल्स टू लॉस ऑफ स्टॉक, फुल क्लेम। क्यों फुल क्लेम? इतना समझ में आया आपको बेटा? क्यों फुल क्लेम? क्योंकि यहां पे पूरा का पूरा किसके भरोसे था? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ओके, पक्का समझा है? ठीक है बेटा। अब आता हूं मैं थर्ड एग्जांपल पे। ठीक है, थर्ड पे आता हूं। ठीक है, मैं आपको और लिखा के भी दूंगा आगे, लेकिन एक और एग्जांपल लो। लिखो इंश्योर्ड वैल्यू, $300 lakhs। ठीक है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर $400 lakhs। ओके, सैल्वेज गुड्स 40 lakhs। ठीक है, अब आप बताओ बेटा लॉस कितने का हुआ? लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ? लॉस ऑफ स्टॉक 360, 400 माइनस 40, 360 lakhs। ठीक है बेटा, मांग लो इंश्योरेंस कंपनी से। नहीं मांगो, क्यों नहीं मांगो? एवरेज क्लॉज। क्योंकि देखो, अब इसको अच्छे से समझो। और 400, जब जिस दिन आग लगी कितने का स्टॉक था बेटा? 400 का था। ठीक है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे कितना था? 300। हमारे भरोसे कितना था? 100। तो कहना है 75% उनके भरोसे था, 25% हमारे भरोसे था। तो लॉस का भी 75% निकालो। 360 का 75% बेटा 270। तो देखना अपना फाइनल आंसर 270 आएगा। है ना? लॉजिक समझ में आया ना बेटा आपको? तो देखो अब यहां पे मैंने कहा, यहां पे सर फॉर्मूला जो है इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस। तो बेटा इंश्योर्ड वैल्यू कितनी थी आपकी? 300। स्टॉक कितने का था? 400। तो परसेंटेज निकालो। अगर यहां पे तो 75% आ रहा है ना, तो दिस इज व्हाट? परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ व्हाट बेटा? नॉट लॉस ऑफ स्टॉक, परसेंटेज ऑफ व्हाट बेटा? इंश्योरेंस स्टॉक। मतलब स्टॉक कितना था? 400। इंश्योरेंस कितने का निकाले? 300। मतलब कितने प्रतिशत इंश्योरेंस स्टॉक हमारा इंश्योर्ड है? 75%। समझ में आया सबको? लॉस कितने का हुआ बेटा? 360। तो कितना आ रहा है? 270। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो वाई वी, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? ये क्लेम का अमाउंट चेंज हो गया, यहां पे क्लेम ऐसा हो गया है। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज क्लॉज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा? एवरेज। सबको समझे एवरेज क्लॉज क्या है? बहुत लोग नहीं समझ, मतलब कंसेप्ट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एवरेज क्लॉज? ठीक है, देखो पहले मैंने आपको ये नहीं बताया बेटा, फॉर्मूला नहीं बताया। पहले क्या बताया? ये समझ में आया? तो ये क्यों बना वो खुद पे खुद समझिए आपको। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, अब उसके बाद अब आगे लिखिए। सबने लिखिए ये? ओके, नहीं लिखो। ओके, चलिए अब स्लाइड चेंज कर रहा हूं। ओके, नहीं करूं? हाँ बोले या ना बोलो? हाँ ना, ठीक है। अब आओ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, फिर से हेडिंग। अभी तक 2 पॉइंट्स की समरी बना के दे रहा हूं आपको यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आपके नोट्स में दी हुई है, लेकिन जो एग्जाम्पल मैं खुद ही क्रिएट कर रहा हूं ये सब नहीं रहेगा वहां पे।
तो ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। यहां पे लिखो स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर इज लेस देन पॉलिसी अमाउंट। मतलब जो स्टॉक था पॉलिसी अमाउंट से कम है, तो पूरा का पूरा स्टॉक किसके भरोसे? इंश्योरेंस। तो यहां एवरेज क्लॉज लगेगा नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पे क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, ठीक है, माइनस सैल्वेज वैल्यू, जो भी बचा वो क्या रहेगा बेटा आपका? लॉस ऑफ स्टॉक। तो इस स्टॉक में सारा का सारा क्लेम कर लेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा किसके भरोसे? इंश्योरेंस का। आप चाहो तो वहां लिख सकते पहले इसमें कौन सा एग्जांपल नंबर 1 वाला केस है, ठीक है। अब यहां पे लॉस ऑफ स्टॉक इक्वल्स टू व्हाट बेटा? क्लेम। यहां पे क्या हो रहा है आपका? फुल क्लेम। मतलब जो आपका नुकसान हुआ पूरा का पूरा हमने क्या कर लिया बेटा? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर डाले। ओके, अब लिखो आप राइट हैंड साइड पे स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर इज मोर देन पॉलिसी अमाउंट। वो किससे ज्यादा है बेटा? पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा स्टॉक है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे और कुछ हमारे भरोसे। समझ में आई चीज? तो क्या यहां पे एवरेज क्लॉज आएगा क्या? यस। लिखो बेटा, यहां पे आप जब क्लेम कैलकुलेट करोगे, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर लेस सैल्वेज वैल्यू फिर ये आया आपका अमाउंट, ये क्या रहेगा आपका? लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। यहां पे लेकिन एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू क्लेम होगा बेटा। अब एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? इंश्योर्ड वैल्यू, लिख देता है ऐसा, इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट बेटा? लॉस, ठीक है। अब आप अंतर समझे बेटा, यहां पे डिफरेंस समझ में आया आपको, है ना? यहां पे मैंने क्या लिखा? फुल लॉस। यहां पे लिखा सॉरी फुल क्लेम, यहां पे लिखा फुल क्लेम। लॉजिक समझा आपको? पक्का सबको समझ में आया बेटा लॉजिक? ओके, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आप लोग नीचे लिखो। इसके नीचे अब आपको लिखना है। मेरे को एक बात बताओ बेटा, इतना आपको समझ में आ गया सबको? लेकिन मैं अगर यहां पे कहूं कि मेरे को क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं सर, मेरे को स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बताओ, मैं सैल्वेज वैल्यू माइनस करता हूं, खेल खत्म सर। लेकिन क्या मुझे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मुझे क्या आपको इंस्टीट्यूट इतने आसानी से दे देंगे क्या? फिर तो एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है ये, 2 फिगर निकाले आंसर आ जाएगा। इंस्टीट्यूट आपको स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कभी भी नहीं देंगे। वो क्या करना पड़ेगा अपने को? निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालना है अपन उस पर चर्चा कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हेडिंग दो नीचे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, अब यहां पे लिखो, पूछ रहा मैं आपसे, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन। मैंने बोला आग लगी, अभी अपना पर्पस क्या है बेटा? अभी जो डिस्कस कर रहा हूं कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना है वो पता लगाना है बेटा मेरे को, वो मेरा पर्पस है यहां पे। तो मेरे को बताओ, आग लग गई, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है क्या? आग लग गई, चलो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा हो ना आपके गोडाउन में आग लग गई, मैं आया इंश्योरेंस कंपनी में, बताओ आग कितनी लगी थी, तो सॉरी स्टॉक कितने का जला, तो आप मेरे को बोलेंगे चलो ना सर अपन खुद ही काउंट करके आ जाते हैं पॉसिबल? नहीं। क्यों नहीं है? वो तो जल गया ना, कहां से जाओ और कहां से? आपने पढ़ेंगे फाउंडेशन में फिजिकल वेरिफिकेशन, द लीफ ऑफ इफ, सब करेंगे आपने वहां पे।
तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है एंड ऑल, तो फिजिकल वेरिफिकेशन क्या मेरे लिए पॉसिबल है क्या? नहीं। चलो हटाओ इसको, ये ऑप्शन अपने पास है ही नहीं। अभी मेरे को क्या निकालना है? स्टॉक कितना था, तो इससे काम चल रहा है मेरा? नहीं। दूसरा ऑप्शन स्टॉक रिकॉर्ड, ठीक है। अभी आपने पढ़े होंगे फाउंडेशन में बेटा, लीफो फीफो पढ़े ना आपने, वेटेड एवरेज मेथड एंड ऑल, ठीक है। तो स्टॉक रिकॉर्ड था, वो रजिस्टर में लिखते थे सर, हमारे अकाउंटिंग कंपनी सब सिखाए थे और बराबर वैसा मेंटेन करता था। स्टॉक रिकॉर्ड जनरली कहाँ होता है? स्टोर में। आंख कहाँ लगी? स्टोर में। तो ऐसा तो नहीं कि उसको नहीं जलाऊंगा बाजू से घूम के, ऐसा मैं जाता हूं इनको तकलीफ ना हो स्टॉक निकालने में, फिर तो वो भी जल गया, काम जमेगा, यहां से जल गया ना स्टॉक रिकॉर्ड भी, यहां से भी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर नहीं निकल रहा है। अब मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा सर आपकी बात सही है, साल शुरू हुआ 1/4/2020 को, खत्म हुआ बच्चों 31 मार्च 2021 को, यहां खत्म हुआ बेटा, ठीक है। आंख कब लगी थी वही डेट ले लेते, 30 जून लिया था शायद मैं, 30 जून 2020, दिस इज व्हाट? डेट ऑफ फायर, ठीक है। अब आराम से इसको अच्छे से चर्चा करेंगे बेटा। ये मेरा गोडाउन था, ये मेरा गोडाउन था और इसमें क्या हो गया बेटा? आग लग गई। इस डेट ऑफ आग लग गई बेटा यहां पे। अब डेट ऑफ फायर मेरे को बताओ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे को निकालना क्या है यहां पे? मुझे ये निकालना है कि सर जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे गोडाउन में स्टॉक, बस वो निकालना है। इससे काम नहीं हुआ, इससे काम नहीं हुआ, अब कहीं ना कहीं तो काम चलाना पड़ेगा ना बेटा। इंस्टीट्यूट देंगे नहीं तुमको कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था, वो तो दिया हुआ नहीं है, वो निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब हम सोचते कि कैसे निकाल सकते। लाइफ में कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होंगे, सबने बनाए होंगे बेटा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, है ना, और कैरेज इनवर्ट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है बेटा। क्रॉस प्रॉफिट, और कुछ आता है? क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक आता है ना वहां पे, लॉस आता है, और कौन सा लॉस आता है? लॉस आता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट सबको पता है बेटा। आप सुनो, क्यों ना मैं सोचो, आप भी सोचो, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते हो? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऐसा लिखते हैं ना आप लोग। व्हाट डू यू मीन फॉर द ईयर एंडेड? पूरे साल का। मैंने सर पूरा साल वाल नहीं पता मेरे को, आग लगी बहुत डिस्टर्ब हो गई मैं, तो मैंने बोला पूरा साल नहीं जम रहा मेरे को। तो क्या ये पॉसिबल है क्या बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1/4/20 टू 30 जून 20, इतने पीरियड का बनाते, इतने पीरियड का बनाता हूं, ठीक है। सोचो थोड़ी देर के लिए अपन सोचते हैं कि इतने पीरियड का मैं बनाना चाहता हूं। मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूं सर कि मैं सिर्फ 3 महीने का क्या बनाना चाह रहा हूं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि बेटा मैं ये सिर्फ इतने वक्त का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाह रहा हूं? अब समझना, अकाउंटिंग ये क्या है, आपने 11th में पढ़े होंगे। अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन। क्या आप पढ़े हो कभी ऐसा? नहीं, अच्छा चलो ठीक है। अकाउंटिंग इज एन व्हाट बेटा? इक्वेशन। आपने पढ़ा डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, उसी को बोलते हैं ना अकाउंटिंग इज एन व्हाट बेटा? मतलब ये होता है सर, आप कोई भी अकाउंट बनाओ बेटा, आप कोई भी अकाउंट लेजर बनाते हो, अकाउंट बनाते हो कोई भी, यहां पे आप क्या करते हो? बैलेंस निकाल के उसकी टोटल मैच कर देते हो ना। डेबिट बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है, हाँ और ना? ऐसे क्यों देख रहे हो, समझ में है? तो अकाउंट बनाया हूं मैं, तो उसमें सब इन्फो लिखो, कोई बैलेंस आता है, फिर बैलेंसिंग फिगर लिखते हो आप, वो फिक्स एसेट अकाउंट, ओपनिंग लिखे, परचेज लिखे, सेल्स लिखे, क्लोजिंग बैलेंस आप खुद निकालते हो, लेकिन उसको टैली करते हो ना फिर दोनों साइड के टोटल को, हाँ और ना? तो उसी को कहते हैं अकाउंटिंग इज इन्वॉल्व बेटा इक्वेशन। तो दोनों साइड मैच होती है, दोनों साइड जब मैच होती है, इसका यह मतलब होता है कोई भी एक छुपी हुई खबर को, छुपी हुई चीज को मैं निकाल लूंगा एज ए बैलेंसिंग फिगर, इसका यही मतलब होता है ना। अब आप इमेजिन करो, हाँ सर बात तो सही है कि कोई भी एक अकाउंट में कोई एक चीज हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, हाँ और ना? तो सर ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते बेटा। आपने आज तक क्या किया ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक लिखे, परचेज लिखे, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे, सेल्स लिखे, और फिर क्लोजिंग स्टॉक भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता। फाइनल अकाउंट बनाएंगे सबने बेटा, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ रहता था। आप ग्रॉस प्रॉफिट को क्या लिखते थे बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर रहती थी नहीं रहती थी? तो सर फिर काम कैसे चलेगा सर? मैं अगर यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं भी,
तो मेरे को तो सर एक ही फिगर छुपी हुई निकाल सकता हूं। कितनी फिगर छुपी हुई निकाल सकता हूं? एक। आज तक किसको निकालता है बेटा आप लोग? ग्रॉस प्रॉफिट को। अभी मेरे को अगर मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट भी पता चल जाए तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? हाँ, वो क्या समझ में आई चीज क्या कह रहा हूं? अभी पहले सुना भी, लिखना मत, मेरी बात सुनना बेटा आप लोगों ने। मैंने ये एक अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा 2, अभी लिखना मत, मेरी सुनते जाना बेटा। 2 क्या लिखा? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। 2 परचेज बाय सेल्स, ठीक है। ऐसी कोई मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कभी कभी मैं आपको समझने के लिए कह रहा हूं। और क्या आता है? ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, ठीक है। और क्या आता है आपको ये पता है? कभी कभी ओनर अपने बिजनेस में से गुड्स लेके जाता है, ड्रॉइंग्स, तो स्टॉक कम होता है, तो एंट्री तो मैं बाद में बात करूंगा उसकी सब, मगर या तो आप परचेज में से कम करो या ट्रेडिंग के क्रेडिट में। आई इतना बेस सबको पता है ना बेटा? बस ठीक, इतना ही एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। आई नो आपको ज्यादा पता होगा सबको, ठीक है। अब यहां पे डब्बा मैं लिखता हूं गुड्स यूज्ड, ठीक है। वो परचेज में से मैं अब इसको ड्राइंग्स बोला, कुछ भी बोला, ड्राइंग्स बोलो, ठीक है। मैं और एक कहता हूं, चलो बाय गुड्स यूज। कभी कभी होता है आप अपन करते ऐसी हरकतें, अभी नहीं कर रहे कोविड की वजह से, लेकिन करते अपन क्या करते हैं, मॉल में जाते, माँ कहे सर अब ट्राई करिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट लाइफ में ट्राई क्या खाई जाते पूरा, 1 और 2 3, फिर नहीं पसंद आ रहा फिर चले जाते। तो वो दैट इज व्हाट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो उसका तो गुड्स कम हुआ ना, यस और नो? तो बेटा हमने यहाँ पे गुड्स यूज लिखे ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एडवर्टीजमेंट की वजह से। ये जो सैंपल कह देता हूँ, इसको जो सैंपल बढ़ते ना, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड एज व्हाट बेटा? सैंपल। तो फ्री सैंपल्स, यस। तो आप परचेज में से भी माइनस कर सकते हो, ये क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग में से क्रेडिट को क्रेडिट। बात एक ही है ना बेटा? मैंने सर ठीक है ये तो हमने लिख लिया बेटा। मैं क्या जानना चाह रहा हूं, बेसिकली मैं जानना क्या चाह रहा हूं, मुझे ये बताओ सर। मेरा क्वेश्चन मार्क है कि यहां पे जब आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का? मगर सर अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? व्हाट डू मीन बाय इक्वेशन? कि दोनों साइड मैच होगा तो एक कोई बैलेंसिंग फिगर मैं निकाल सकता हूं। लेकिन दिक्कत ये सर, मेरे को यहां पे मैं आज तक जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जब भी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया बेटा 1/4/2020 से लेके मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट 30 जून 2020 तक के बना रहा हूं। आपने पूरे साल का बनाया जब भी आज तक बना, और जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता था वहां पे? बैलेंसिंग फिगर आता था ना बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, हाँ ना। और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक जो रहता था वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता था, हाँ ना। लेकिन दिक्कत ये है सर, मैं फिजिकली इसको काउंट नहीं कर पा रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक को, मैं वहां पे स्टॉक रिकॉर्ड से नहीं मेंटेन कर पा रहा हूं। मेरे पास एक ही तरीका है सर कि मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं मगर इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लूंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक किस तारीख को? 30 जून को। दैट इज नथिंग बट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक है। तो मैंने बोला सर ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, दोनों में से क्या निकाल सकता? कोई भी एक चीज, दोनों तो नहीं निकाल सकते ना अपन बेटा। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए तो ये निकल जाएगा। अब अपना फोकस किस पे आ जाना चाहिए? ये कैसे निकालू? समझ में आया बेटा क्या बोला? अच्छा, उसमें मैं आता हूं कैसे निकालेंगे अपन, उसमें बात करेंगे भी, ठीक है। लेकिन मेरे को बताओ इसमें यहां पे फिगर्स आई कहां से? जब आपके पास अकाउंटिंग जली गई, आपके स्टॉक रिकॉर्ड में सपोज बुक्स ऑफ अकाउंट भी जल गई सपोज, तो कहां से लाया अपने फिगर परचेज सेल से सबका? तो ये हाँ, लास्ट ईयर का बेटा क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। परचेज हमने कुछ क्रेडिटर्स को से पता लगाया है ना। उसके बाद और मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, इंस्टीट्यूट ऐसा पूछती है, आप परचेज सेल्स का फिगर एक और जगह यूज करते हो। कहां करते हो? जब आप पहले वेट होता था, जीएसटी होता है, जीएसटी में जब रिटर्न फाइल करते हो तो यू इन्फॉर्म टू जीएसटी डिपार्टमेंट कि आपका सेल्स कितना हो, तो वहां से अपने फिगर्स निकाले कि कितना हमारा एक्चुअल में सेल हुआ था। आपने वहां से फिगर्स लाए। मैं आपसे पूछता हूं, या आप सबने अकाउंटिंग साइकिल देखे हो? देखे ही होंगे। देखे मतलब क्या? देखे ही होंगे ना। व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल? हाँ, बस वही, एंटिटी, ट्रांजैक्शन, एंट्री, लेजर, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस एंड देन व्हाट? फाइनलाइज। समझे बेटा? चलो मैं कहता हूं, मुझको बताओ क्या अकाउंटिंग साइकिल में, लिखता नहीं उतनी साइकिल, समझाने के रहा, अकाउंटिंग साइकिल के सबसे आखिरी स्टेप क्या होती है? फाइनल अकाउंट। सबको पता है इतना कि लिखूं मैं साइकिल? पता
पता है ना सबको, सबसे आखिरी साइकिल क्या होती है बेटा मेरी? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? एक हिस्सा होता है। आप मुझको बताओ, क्या मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, अकाउंटिंग साइकिल फॉलो हुई है क्या? क्या मैंने परचेज का फिगर लेजर से उठाया क्या? जल गया लेजर? लेजर से उठाया क्या? सेल्स का फिगर लेजर से उठाया क्या? नहीं ना बेटा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अकाउंटिंग साइकिल यहां पे फॉलो, कच्चा पक्का काम चल रहा है, एस्टिमेटेड बेसिस पे चल रहा है। तो जब कोई चीज कच्ची पक्की रहती है ना, उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ट्रेडिंग। इसीलिए ये चैप्टर में आप देखोगे, मॉड्यूल में भी देखोगे, दे यूज द वर्ड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यू अंडरस्टैंड लॉजिक? व्हाई दे कॉल इट मेमोरेंडम अकाउंट? क्योंकि ये कैसा है? कच्चा पक्का, एस्टिमेटेड बेसिस पे, नॉट फ्रॉम द एक्चुअल परचेज अकाउंट और फ्रॉम द सेल्स अकाउंट लेजर। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? अब ठीक है, इसलिए इसका मेमोरेंडम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। अपन और सोचते हैं, ठीक है। मैं सोचने लगा सर, ये बस ऊपर वाला कैसे तो भी जुगाड़ कर दे, इसका काम हो गया अपना, ये निकल जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स जो हुआ उस पर कितना कमाया आपने, है ना? तो बोलेंगे भाई इंस्टीट्यूट को उतना तो बता दे कि जो सेल्स हुआ उस पर हमने कितना कमाए, ठीक है। आराम से उस पर बात करेंगे बेटा भी। तो इंस्टीट्यूट को बहुत ही आप पे खुश है, बहुत ही एकदम बोले नहीं इससे इजी कुछ नहीं जिंदगी में, तो आपको वो डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में दे देंगे। एग्जाम में आता है वो, दे विल गिव यू द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कि ग्रॉस प्रॉफिट किस पे होता है बेटा? सेल्स पे। अगर यहाँ पे 1000 है तो उसने आपको दिया 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे? 300। तो दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। यस और नो? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं। अब क्या? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उसने क्वेश्चन में आपको दिया नहीं, तो एक पॉसिबिलिटी है सर, मैं आपसे कहता हूं, मैं आराम से बात करता हूं कि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन कभी हो सकता है बेटा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नॉट गिवन, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में बेटा। तो क्या करना चाहिए फिर? इंस्टीट्यूट आपको और परेशान करना चाहती है, वो चाहती है कि बच्चों से मेहनत कराओ सर, जीपी रेशियो क्वेश्चन में देगा नहीं, वो जीपी रेशियो नहीं दिया उसने, तो फिर आपको क्या करेंगे? पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी देगा। क्या देगा बेटा? पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी देगा आपको। तो क्यों दे रहा है पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट की? ये इतने महीने की नहीं दे रहा, 3 महीने की, वो तो हमने बनाया अभी। इसके अलावा इतनी जानकारी तो दिया ही दिया, जीपी रेशियो उसने नहीं दिया, लेकिन जब ये नहीं देता ना, तो वो आपको पिछले साल के पूरे साल की जानकारी देता है कि पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितना था, सेल्स कितना था, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, जिस साल का क्या हो जाएगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक। सारी चीजें पिछले साल की देता है, ताकि हम क्या कैलकुलेट करें? ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर क्या कैलकुलेट करें वहां से? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और फिर वो रेशियो क्या करो? यहां पे अप्लाई करो। अब फिर दिमाग में हलचल होती है, सर पिछले साल कमाया था, इस साल जरूरी थोड़ी नहीं वही रेशियो से बेचूं। मैंने पिछले साल 20% मार्जिन रखा था, क्या जरूरी है कि बेटा इस साल भी 20% मार्जिन रखूं? पूछ रहा हूं, जरूरी है क्या? पिछले साल जीपी रेशियो 20% था, इस साल कुछ और हो सकता है, 22 हो सकता है, 25 हो सकता है। बेटा अब नहीं पता है तो इसको मानने में भी कोई हर्ज नहीं कि जो पिछले साल था वही इस साल, अनलेस अंटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन दी क्वेश्चन। उसने ये बोला कुछ जीपी रेशियो दिए हमने पिछले साल का कैलकुलेट करे 20%, तो हम क्या मानेंगे? जो पिछले साल था वही इस साल था। अगर क्वेश्चन में बोला नहीं इस साल 2% से बढ़ा, फिर बोलूंगा पिछले 20 था तो इस साल 22 होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला। कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे? जो पिछले साल था वही क्या था? इस साल। मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, हमेशा सीए फाइनल तक याद रखना। When you take the assumption, always take a normal assumption. जब आप कोई assumption लेते हो ना, देखो abnormal बातें तो क्वेश्चन में दी हुई रहती है, मगर जब आप कुछ सोचते हो तो हमेशा क्या सोचना? नॉर्मल। आप ये नहीं बोला अरे 20 होगा इस साल, मूड चेंज हुआ। अरे तो बोला नहीं ना मूड चेंज हुआ, तो आपको जब तक बताया नहीं आप क्या मानो? आप हमेशा क्या सोचेंगे? नॉर्मल। मैं एग्जांपल देता हूँ, 9:30 क्लास होती है, 9:30 में रोज आऊंगा, मगर कभी 9:30 9:35 हो गए, तो आप ये तो नहीं सर गए ऊपर
ऐसा तो नहीं सोचोगे ना ट्रैफिक होगा कोई फंस गएगा, हमेशा आप क्या सोचोगे नॉर्मल। जब तक खबर नहीं आती, जब तक आप नहीं मानोगे उस चीज को, समझ में आए चीज, तो हमेशा आपको अकाउंट में क्या सोचना बेटा नॉर्मल। कोई बच्चे रहते ऐसे रिजिड, ऐसा क्यों नहीं सोचा, अरे इसलिए नहीं सोचा वो एबनॉर्मल टाइप का सोचना हो रहा है इसलिए नहीं सोचा वैसा। सोच वैसा भी सकते हो, रोका नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल सोचना नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो अगर नहीं दिया बेटा जीपी रेशो तो क्या मानेंगे अपन, पिछले साल की पक्का वो आपको क्या देगा जानकारी हमको देगा। तो पिछले साल की किस चीज की जानकारी देगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है बेटा। और वो ट्रेडिंग अकाउंट फिर मेहनत बढ़ गई, वहां पे अपने को क्या बनाना पड़ेगा, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, वहां से क्या निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से क्या कैलकुलेट करेंगे, जीपी रेशियो। हाउ वी कैलकुलेट, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो पिछले साल का जीपी रेशियो रहेगा, जो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। लेकिन डायरेक्टली दे दिया तो इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट कराएंगे आपसे मेहनत। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, सबको लॉजिक समझा क्या, पक्का। तो क्लोजिंग स्टॉक अपना क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद तो सर हमको पता है सैलवेज माइनस करो, क्वेश्चन खत्म। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखो आप इस पे बहुत फोकस डालो, वेट, जो चीजें मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो बेटा। अभी तो मैं क्वेश्चन पे आया ही नहीं हूं, ठीक है। अपन और घुमाते हैं अब इसको थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में ये दिया हुआ बेटा, सुनना मेरी बात, यहां ध्यान देंगे बेटा सब। अभी मैंने आपसे कहा सेल्स कितना है बच्चों 1000, ठीक है। हमने आपसे कहा क्वेश्चन में जीपी रेशियो दे दिया, कितने परसेंट दिया 30%, तो यहां कितना लिखो 300। क्लोजिंग स्टॉक विल बी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, जो भी बाकी फिगर के बैलेंसिंग फिगर। लेकिन क्या ये जरूरी है क्या, इस साल जो सारे गुड्स बेच रहा हूं 30% पे बेच रहा हूं, हो सकता है मोबाइल का बिजनेस है ना, ठीक है। एग्जाम्पल, गिर गया हमारा मोबाइल, टूट गया, तो दुकानदार का थोड़ा डैमेज है, तो वो 30% की ग्रॉस प्रॉफिट बिकेगा क्या। मेरे को बताओ, कोई दुकान गया नॉर्मली 30% मार्जिन पे बेचता है, अब वो कोई दुकान में अपन गए थोड़ा सा भी डैमेज मिला तो बोले ये टूटा, कम कर, उसको नहीं भी टूटागा तो अपन निकालते उसमें टूटा और उससे क्या कम में दे, होता है ना बेटा। तो क्या वो गुड्स को भी उसने नॉर्मल 30% पे बेचा क्या, हाँ ना, नहीं बेचा। तो इस 1000 रुपीज में मेरे को बताओ, चॉकलेट का एक कोई किराना वाला है, ठीक है, चॉकलेट बेचता है, वो कैडबरी है 50 रुपए की बेचता है, सबको 50 में बेचता है। आप समझ जाओ, एक दिन कोई आया पिघल गया और उसने क्या बोला, मैं 40 में लेके चले जा, तो वो क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% पे गया क्या। मेरा कहने का मतलब ये यहां पे बेटा, कोई रिलेटिव आया आपकी दुकान में, सबको आप 30% में बेचते हो, उसको 30% मार्जिन पे नहीं बेचे। इसका मतलब ये हुआ इसमें कोई ऐसा गुड्स है जिसपे कितना मार्जिन है बेटा 30% मार्जिन पे बिका, हो सकता है ना, और कुछ गुड्स कैसा है जो 30% मार्जिन पे नहीं बिका। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। तो मैंने कहा सर ठीक है, मेरी दुकान में आया कोई, मैंने पास इसमें 800 का सेल ऐसा है जो 30% मार्जिन पे बिका, जो सेल है उसमें कितना प्रॉफिट है 30%। कैडबरी थी, कैडबरी हम 30% मार्जिन पे, एग्जांपल दे, उस पर एमआरपी रहती है, एग्जांपल देता कि उस पर 30% का मार्जिन रहता है सपोज, ठीक है। लेकिन कोई आया और आपने कितने में दे दिया उसको, कम में, तो उस पर 30% का मार्जिन कमाए क्या आपने, कमाए कि नहीं कमाए, नहीं कमाए। होता है ना आपकी कोई रिलेटिव की शॉप में, चल यार पहचान का सस्ते में देगा, है ना, अपन जाते हैं वहां पे और बोलते कम करो, घर की बात है, घर की बात रहती नहीं तो भी अपन बोलते घर की बात है बोलते कम उससे करा लेते बेटा। तो क्या वो 30% मार्जिन पे बिका क्या नहीं बिका। अब मैं तो बताओ, इसमें से अगर मैं कहता हूं कि 800 का सेल ऐसा है जो 30% मार्जिन पे बिका, 200 का सेल ऐसा है जो 20% के मार्जिन पे बिका, मैं आपसे पूछता हूं बेटा क्या मैं 800 यहां पे 1000 का 30% 300 लेना सही है कि 800 का 30% लू और 200 का 20% लू। 800 का 30% और 200 का कितना बेटा, वो सही होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो मतलब काम बढ़ गया अपना, क्या काम बढ़ा, कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि हमको जब वो पूछे तो कुछ सेल ऐसा है जो नॉर्मल जीपी रेशियो पे बिका है और कुछ सेल ऐसा है जो नॉर्मल जीपी रेशियो पे बिका नहीं है। तो आसान भाषा में बोलूं वो एबनॉर्मल आइटम बोलेंगे, अब उसको क्या बोलेंगे बेटा, एबनॉर्मल। तो हमने बोले सर अगर मैं डायरेक्ट 1000 का ले लूं यहां पे 30% तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा 1000 30% के मार्जिन पे बिका
नहीं, कुछ 30 पे क्या कुछ 20 पे। तो मैंने तो आपको कहने को कहा कि यहां पे 30 ले लो और उसका 20 ले लो, लेकिन और उसको अपन सिस्टमेटिकली जब सॉल्व करें, मैंने बोला भाई देख अपन कैटेगरी बांट देते, हम नॉर्मल तू एबनॉर्मल, तू थोड़ा दूर रहे हमसे। तो जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, मैं बोला देख भाई तू मेरे घर पे भी मत आना, ठीक है ना। रहता ना एक हमारा दोस्त रहता है, बहुत ही बिगड़ा हुआ रहता है, तो पेरेंट बोलते मत बुलाओ उसको, बस वैसे ही हमारा भी कि हम नॉर्मल है, वो क्या बेटा एबनॉर्मल। तो हमने बोले कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बेटा, मैंने बोला मैं एक कॉलम बनाऊंगा नॉर्मल का और बाजू वाला कॉलम किसका, एबनॉर्मल। तो जो भी एबनॉर्मल वाले आइटम है उनको कहां डील करेंगे, एबनॉर्मल, नॉर्मल में नॉर्मल। समझ में आई चीज। अब सर क्या क्वेश्चन में मेरे को वो बताएंगा बेटा कि नॉर्मल जो गुड्स बिका वो कितने परसेंट पे बिका और एबनॉर्मल जो बिका वो कितने परसेंट पे बिका। यस, वो बताएंगा हमको कि जो नॉर्मल जो, अच्छा जीपी रेशो अपन किस पे लगाएंगे, हमेशा नॉर्मल पे। एबनॉर्मल पे कोई जीपी रेशो देता नहीं जनरली, वो एबनॉर्मल आइटम जनरली लॉस में बिके हुए रहते, तो वो आपको जरूर ये बताता है इतने का एबनॉर्मल था, इतने के नुकसान पे बिका, तो वो अपन एक अलग कॉलम बाजू में किसका बना लेंगे बेटा, एबनॉर्मल का। तो एबनॉर्मल के बारे में जो जानकारी दिया वो कहां पे लिखेंगे अपन, एबनॉर्मल। अपनी मर्जी से नहीं बोलेंगे इतने परसेंट पे गया, मेरे को लग रहा है 30 पे गया तो 15 पे गया हूं, ऐसा नहीं करेगा। वो आपको बताएगा कि वो एबनॉर्मल कितने में गया है, तो उसको अपन बाजू वाले कॉलम में रखेंगे। तो एक कॉलम पे किसकी जानकारी लिखेंगे बेटा, नॉर्मल, दूसरे कॉलम पे किसकी, एबनॉर्मल। तो यहां पर जब आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, एक किसका आएगा, नॉर्मल, दूसरा किसका आएगा, एबनॉर्मल। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बस ये चैप्टर की क्या था, ये थ्योरी। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा। तो इस तरीके से अपना क्या आ जाएंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो मैंने आपको नॉर्मल एबनॉर्मल भी बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि जीपी रेशियो कभी देता है कभी नहीं देता। तो कौन से साल का निकालना पड़ेगा बेटा, पिछले साल का। पिछले साल का जीपी रेशियो निकालेंगे, मगर क्या हम हमेशा नॉर्मल अजम्पशन लेंगे, तो हम क्या मान के चलेंगे, वही जीपी रेशियो इस साल लगा, अनलेस अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज, यस और नो। ठीक, अब देखना, इसको आप लिखो, पहले मैंने मना किया था, अब आप देखना जब क्वेश्चन करेंगे ना यूं हो जाएंगे। पे आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 1। इफ
Fire occurred in the premises of Agni on 25th of August 2017. When a large part of stock was destroyed, salvage was rupees how much beta? 15,000. Agni gives you the following information for the period of January 1st 2017 to August 25 2017. अब इस चीज को समझना बेटा। मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे किस दिन आग लगी? डेट ऑफ फायर क्या है बेटा आपकी? 25th of August 2017, ठीक है। अब उसने इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2017, मतलब साल कब शुरू हो रहा है आपका? 1 जनवरी 2017, ठीक है। अब उसने हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया बेटा? इस दौरान की बीच का क्या मिला अपने को? परचेज कितना है बेटा? 85,000। सेल्स कितना हुआ? 90,000। यहां पे सेल्स भी दिया अपने को, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 वेर टेकन बाय अग्नि फॉर व्हाट इज दिस? ड्रॉइंग। एंट्री बोलो क्या है? ड्रॉइंग्स पर्सनल इसके लिए लेके गया बेटा। ड्रॉइंग्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट भी बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं बेटा? गुड्स यूज्ड अकाउंट। परचेज भी बोल सकते हैं, करेक्ट। अब मैं आपसे पूछता हूं, अपने को क्या बनाना है अभी आगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ ना बेटा? तो चलो अपन देखते हैं। ये ड्राइंग्स अल्टीमेटली आप किस में एडजस्ट करते हो बाद में? कैपिटल में करते ना। तो ये कैपिटल, कैपिटल कहां आता? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। गुड यूज कहां पे आता? ट्रेडिंग। तो हमेशा पूरी पिक्चर सोचना बेटा। तो अपन क्या बना रहे दोनों में से? बैलेंस शीट बना रहे कि ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे? बताओ मेरे को। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे ना अपन, हाँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे, बताओ अपने दोनों में से अपन कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन और कहां पे जाएगा बेटा? वो कैपिटल में। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन January 1st 2017 वाज रुपीज हाउ मच बेटा? 40,000। तो ये क्या है आपका 1 जनवरी का जो आपको ये दिया उसने? ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको? यस। तो ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। ओके, ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, नेक्स्ट। Over the past year, Agni has been selling goods at a consistent gross profit margin of 1/3 मतलब 33.33%, ठीक है। The insurance policy was rupees 50,000. What is this? ये क्या है? इंश्योर्ड वाली पॉलिसी अमाउंट है। इट इंक्लूड्स एन एवरेज क्लॉज। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बोला एवरेज क्लॉज के, तो हम ये मानेंगे कि एवरेज क्लॉज हमेशा पॉलिसी में रहता ही है। Agni asks you to prepare a statement of claim to be made on the insurance company, ठीक है। अपने को सब तो पता है बेटा, क्या क्या पता है यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज पता है, सेल्स पता है, गुड्स यूज पता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में उसने हमको दिया हुआ है। अब मेरे को बताओ बेटा, over the past year Agni has been selling goods at a consistent gross profit margin at 33.33%। अब मेरे को बताओ, पढ़े आपने कोई लाइफ में ऐसा? कंसाइनमेंट चैप्टर है ना फाउंडेशन में। कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, ठीक है। पहले परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरे को बताओ 33.33% किसका है? कुछ बोला है क्या आपको? ऑन कॉस्ट रहेगा या ऑन क्या रहेगा बेटा? सेल। जनरली ग्रॉस प्रॉफिट किस पे रहता है? सेल्स। कॉस्ट पे बोला तो ही माना, अदरवाइज हमेशा किस पे रहेगा? सेल्स पे बेटा। तो मैं सेल्स को जिस पे बोला उसको क्या बोलते हैं अपन? 100। तो ये कितना हो गया? 33.33। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। तो कॉस्ट कितना होगा? 66.67। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? तो क्या मैं इसको इतना सबको समझा के पहले बोलना, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या? देखो क्या होता है, जब ये पॉइंट में आता है ना, तो अपने को जीपी ग्रॉस प्रॉफिट है जो अपन निकालेंगे ना, ये पॉइंट की वजह से हो सकता है सर 5-10 रुपए आगे पीछे हो जाए, तो वो गड़बड़ ना हो। अगर पॉइंट में नहीं आता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था बेटा। पॉइंट में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है वहां पे। तो क्या मैं इस पे ऐसा लिख सकता हूं? क्या पूछ रहा हूं आपसे मैं? क्या लिखा समझा क्या? पहले 3, 1 और 4 बोलेंगे सर क्या किया आपने? समझना चाहिए बेटा। देखो अच्छा, इतना समझा बच्चों? आपको इतना समझा के बोलो मेरे को, बताओ आपको सीए इंटर की कसम है, आपको मैं सही सही बोलो, इतना समझा आपको? इतना समझा बेटा। अब मैंने ऐसा क्यों करा आपको पता है? क्योंकि जब मैं कैलकुलेट करूंगा ना, तो 0.33 वजह होता कुछ नहीं, लेकिन 2-4 रुपए आगे पीछे हो जाएगा। तो उसको एक्यूरेट करने के लिए मैंने क्या किया सर, ये 100 का 1/3 है ना,
यस सर नो नहीं, एक सेकेंड 2 यस सॉरी नॉट 314 सॉरी 213। ठीक है, अब ऐसे क्यों किया, कैसा क्यों लिखा समझा आपको बेटा? ये जो है 33.33% किसका है बेटा? सेल्स का 1/3 है ना बेटा। तो सेल्स अगर 3 इसका 1/3 1 आया, तो यहां पे कितना आएगा 2 213। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इज श्योर? क्यों, हाँ ना पक्का बोलना, क्यों किया मैंने ऐसा? पॉइंट की वजह से हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए। यू अंडरस्टैंड दिस बेटा? तो ये सेल्स का 1/3 है, तो सेल्स 3 है, तो प्रॉफिट कितना 1, तो कॉस्ट कितना होगा 2। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है बेटा? सेल्स। तो अगर ये 1/3 सेल्स का है बेटा, तो सेल्स को मैं 3 लिया, इसको कितना लिखा 1, तो कॉस्ट कितना 2। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा? हाँ, मैं जब भी ऐसा करूंगा, आगे भी आएगा सर, मैं जब भी ऐसा करूंगा जब कब होगा ये पॉइंट में दिखा मेरे को, अदरवाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम नहीं जाता। ठीक है, ये लिखना है तो कहीं लिख लो बेटा। ठीक है, ये कहीं ऊपर लिख लेना, सॉल्व करो, बुक नहीं भी तो कोई बात नहीं, ऊपर नोटबुक में कहीं ऊपर लिख लेना बेटा। ठीक है, अब मेरे को आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को नहीं पता रास्ता कैसा है। अभी मेरे को सिर्फ इतना निकालना कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, कैसे निकालो बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट तो पता है अपने को, दिया हुआ है बेटा उसने, है ना, ये है ना 1/3 ऑफ सेल्स, हाँ है ही ना, मतलब वही 33.33% है ही बेटा वो अपना। बस अपने को क्या बनाना है बेटा? ट्रेडिंग। ये कौन सा अटेम्प्ट में आया क्वेश्चन है? नवंबर 2017 में आया। ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन नहीं रहता 3 साल बाद अब नवंबर 20 ऐसा करता है। ठीक है, चलो तो सबसे आपको हर क्वेश्चन में मैं पूछूंगा कि करना क्या है और आप बोलते जाना मेरे को। ठीक है, चलिए बेटा, इसके नीचे अब आप लिखो, अच्छा एनालिसिस में कर चुका, डायरेक्ट ये बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 1 मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर, कितने लाइन का बनाओगे ज्यादा से ज्यादा? 5-6 लाइन। ठीक है, और एक और चीज बोल रहा हूं, ये पहले से बना था, जनरली होता नहीं, ये बना हुआ है, ज्यादा डेकोरेशन पे टाइम नहीं देना, फट फट ड्रॉ करना, कंसेप्ट पे ध्यान दोगे बेटा, इस पे ज्यादा वक्त नहीं देंगे। ठीक है, ड्रॉ किए नहीं? ठीक है, शुरू करूं बेटा? चलो क्वेश्चन में आते। देखो क्या दिया उसने हमको क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या दिया बेटा? परचेज। तो परचेज में ना एक लाइन के स्पेस रखना, ऊपर ओपनिंग स्टॉक आएगा, टू परचेज। कितना दिया परचेज हमको? 85,000। इसका आउटर कॉलम पे लिख रहा हूं, वो ड्राइंग्स रहता तो इनर में लिख के माइनस करके भी कर सकते, ड्राइंग्स में क्रेडिट में लिखूंगा, ऑल्टरनेटिव इसमें से माइनस भी होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? और सेल्स 90,000 90,000। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 were taken by Agni for person. These were drawings. So what entry passed? Drawings account debited to goods used. ड्राइंग्स का आएगा कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस शीट, हम क्या बना रहे? ट्रेडिंग। हमारे क्या काम का? सेकेंड पार्ट। ठीक है, बाय गुड्स यूज्ड, अब ब्रैकेट में लिख लो ड्राइंग्स, तो आपको पता। ठीक है, कितना अमाउंट था? 5,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या अपना? और ओपनिंग स्टॉक 40,000 टू ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच? 40,000। ओके, अब कुछ और बचा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकला, काम हो गया अपना। ठीक है, यहां लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट।
टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताओ हमको। 30, ठीक है। आई मीन टू से 1/3 ऑफ व्हाट, सेल्स। सबको ये समझा नहीं जो मैंने किया यहाँ पे, पक्का 1/3 ऑफ व्हाट बेटा, सेल्स। सेल्स कितना है बच्चों, 90,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। मैं ऐसा पढ़ता था पहले, अगर 90,000 3 है तो एक कितना, तो एक कितना 30,000। ओके हो गया। अब क्या आ जाएंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, टोटल बोलो बेटा 60 टोटल 155। ओके बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लिखना, क्लोजिंग स्टॉक ही है बेटा। आपने पीरियड पे ध्यान दिए अपन ने, 25 अगस्त। 25 अगस्त को क्या होता, आग लगी थी। ठीक है, बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये कौन सी फिगर है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। हाँ ना, सेल्वेज वैल्यू दी है क्वेश्चन में कुछ, बेसिकली है क्या ये, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज वैल्यू विल बी द लॉस। मगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपको कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देगा। तो देखो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको कुछ अभी से लगा था डिफिकल्ट, कुछ नहीं इसमें, ना एबनॉर्मल आया ना पिछले साल का आया, कुछ भी नहीं बेटा। ठीक है, अब इसके नीचे देखो, सबने लिखे इतना, इसके नीचे लिखो स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। वो टेबल नहीं बनाना, बस हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, बस के नीचे लिखना, हेडिंग दिए, टेबल नहीं बनाना बेटा। नीचे लिखो स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, ब्रैकेट में लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1। ये पूछा ये है जो अभी लिख रहा हूं, वो तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालने के लिए अपन ने बनाए थे वो। ठीक है बेटा, कितना आया था बताओ हमको स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, 60,000 लेस सैलवेज वैल्यू। कुछ है बेटा दिया हुआ, 15,000 गिवन। ठीक है, तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना। ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछूंगा अभी। ठीक है, अभी पूछूंगा आपसे मैं, स्टॉक जिस दिन आग लगी स्टॉक कितने का था बेटा, 60,000 का। पॉलिसी जो आपने निकाली उसको इंश्योरेंस अमाउंट कितना था आपका, पॉलिसी अमाउंट 50,000 क्वेश्चन में दिया बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूं 60,000 का स्टॉक रखा हुआ था, हमने जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी को दिए थे 50,000 की, क्या पूरा 60,000 इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे था कि नहीं था, नहीं था। उनके भरोसे कितना था, पॉलिसी अमाउंट दी है क्वेश्चन में, कितनी थी बेटा 50,000, तो उनके भरोसे कितना है बच्चों 50, तो बचे हुए 10 हमारे भरोसे। ठीक है, तो यहां पे एवरेज क्लॉज लगेगा कि नहीं लगेगा, पक्का। ठीक है, अभी अपन उसको लिखा के दूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ा। ठीक है, अब कैलसी लो हाथ में, 50,000 टाइप करो, डिवाइडेड बाय 60,000 करो, कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है पॉइंट में कुछ 50 डिवाइड बाय 60,000 बेटा 50 पॉइंट मतलब 83 पॉइंट समथिंग क्या है, इंश्योर। वो किसके भरोसे, इंश्योरेंस कंपनी। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, दैट इज परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ व्हाट बेटा, स्टॉक। जो भी आया उसको वैसे ही रहने देना आपने, 50,000 डिवाइड बाय 60,000, मतलब जो भी आ रहा है उतने परसेंटेज चीज के भरोसे इंश्योरेंस कंपनी, तो नुकसान भी उतने प्रतिशत ही वो बेयर करेंगी। मल्टीप्लाई बाय लॉस से कर दो 45, कितना आ रहा है, वो राउंड ऑफ कुछ हो 37,500, मतलब ये 45,000 हम हमको नहीं देंगी, कितना देंगी 37,500। सबको समझ में आया बेटा, श्योर। ऑल ऑफ इट इज एवरेज क्लॉज, लॉजिक समझा ना आपको। अच्छा मैं थोड़ा चेंज करता हूं, रुको 10 मिनट है मेरे पास अभी। ठीक है, अगर मैं यहां पे बेटा सपोज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कुछ कम रहती है, फिर लॉस कुछ और आता था, लेकिन ये कम रहता, सपोज 40,000 रहता था यहाँ पे, तो फिर मैं पूरा लॉस एवरेज क्लॉज लगता था नहीं, ये फिर पूरा का पूरा 40,000 किसके भरोसे, इंश्योरेंस का। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा। तो कभी एवरेज क्लॉज आएगा कभी नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको पूरा लिखा के दूंगा कब आएगा और कब आ रहा है तो क्यों, नहीं आ रहा तो क्यों। ठीक है, इसको मत लिखो, मैं लिखा के दूंगा, इतना लिखे ना। अब इसके नीचे लिखो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर
ब्रैकेट में लिख सकते हो कितना है बेटा 60, ठीक है, मोर देन दी इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट। ये पॉलिसी अमाउंट भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा, कितनी थी वो 50,000। Therefore average clause will apply। सबको समझ में आया बेटा, पक्का, ठीक है। अब क्लेम अपन पूरा 45 नहीं करेंगे क्योंकि एवरेज क्लॉज आ गया यहाँ पे, ध्यान नीचे लिखो बेटा एवरेज क्लॉज। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप लोग, ऐसे अब एवरेज क्लॉज लिख लेना। बेसिकली है क्या वो आपका है क्लेम का अमाउंट। तो अगर एवरेज क्लॉज नहीं लगता तो कितना क्लेम करता था मैं, पूरा का पूरा कर लेता था, ठीक है। एवरेज क्लॉज लगा तो फिर अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैसे होता है बेटा वो, पॉलिसी अमाउंट लिखो, और पॉलिसी अमाउंट को इंश्योर्ड वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। चलिए बताओ मेरे को पॉलिसी अमाउंट कितना है बेटा 50,000, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 60,000, लॉस 45,000, तो कितना आ गया बोलो 37,500। एनी डाउट, पहला क्वेश्चन सॉल्व की इंटर का आपने आज अकाउंट समझ में आया सबको, कुछ भी डाउट बेटा, हाँ और ना, पक्का, ठीक है। तो अब आज इतना ही, मगर आपको 1 मिनट अपन आज जो अपन ने करे उसको 2 मिनट अपन गो थ्रू कर ले, हार्डली 2 मिनट लगेगा, ठीक है। क्या देखे हमने बेटा यहाँ पे कि इंश्योरेंस एजेंट आता है, वो क्या करता है, व्यापारी को डराता है, बोले तू गारमेंट का बिजनेस करता है, आग लगी नुकसान हो जाएगा, तो बोले सर 50 लाख का स्टॉक रहता है, हमने क्या बोले इसको इंश्योरेंस पॉलिसी ले, हमने एग्रीमेंट बनाया, इसमें क्या लिखा रहता है पॉलिसी अमाउंट। हमने बोले कि हम तुम्हारा रिस्क कवर करते, तो उसके बदले हमको क्या देना प्रीमियम। इंस्टीट्यूट बोले ये तुम्हारा काम नहीं तो भी करो, क्या बोले इसने हमको कि तुम लॉस ऑफ स्टॉक निकालो और लॉस ऑफ प्रॉफिट। हमने क्या शुरू किए बेटा लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक में हमने देखे कि सर जब आग लगी तो सबसे पहले वो सर्वेयर आया, उसने क्या पूछा कि डेट ऑफ फायर क्या है, स्टॉक रिकॉर्ड क्यों बुलाया, क्योंकि वो देखना चाहते स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, उसमें से जो गुड्स बच गया, बचा हुआ क्या हुआ लॉस, ये अपन इंश्योरेंस कंपनी से क्या करते क्लेम करते। फिर क्या हुआ बेटा, हमने देखे एग्जांपल देखे आपने कि हमारे यहाँ पे एग्जांपल में जो अगर आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, देन एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, अदरवाइज पूरा का पूरा नुकसान किससे लेंगे अपन इंश्योरेंस से। तो ये हमने सीखे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एग्जांपल 1, 2 और 3 में। फिर ये सबको समझ में आया बेटा, यहां पे जब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर लेस देन द पॉलिसी अमाउंट, एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई, लॉस ऑफ स्टॉक विल बी द व्हाट फुल क्लेम, but if the stock on the date of file is more than the policy amount, then average clause will apply, then we have to calculate claim by this formula, okay। फिर उसके बाद हमने देखी सर क्वेश्चन में ऐसा दे देगा कि आपको स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर देगा नहीं देगा वो मेहनत कराएगा आपसे, बोलेगा ओपनिंग स्टॉक लिखो, परचेज लिखो, सेल्स लिखो, बाकी चीजें लिखो और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज देगा, जैसे अभी दिया हुआ था हमको बेटा, वो सेल्स पे लगाएंगे और अपन कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट एग्जाम का क्वेश्चन तो जो अभी हमने किए, लेकिन अगर आपको उसने बोला कि कुछ एबनॉर्मल आइटम भी है सेल्स में, तो फिर क्या करेंगे अपन, जब आगे आएगा 1-2 दिन बाद आएगा, क्या करेंगे अपन, उसको बोलेंगे भाई तू साइड में रुक, मेरा कॉलम अलग तेरा कॉलम अलग, मैं नॉर्मल तो एम, मैं तो नॉर्मल जीपी रेशियो से कैलकुलेट होगा, तेरे बारे में बताएंगा वो मैं कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर जीपी रेशियो नहीं दिया रहा तो क्वेश्चन में आपको क्या देगा लास्ट ईयर, वहां से क्या कैलकुलेट करेंगे जीपी रेशियो। क्या जरूरी है कि वही जीपी रेशियो इस साल लगा, हाँ मानने में कोई हरकत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन दी क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा, ठीक है। तो हमने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर फिर हमने इस तरीके से निकाले और उससे हमने क्या करे कैलकुलेट कर, ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, श्योर। तो ये था हमारा पहला दिन, कोई डाउट आज